Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome you all to the Theory of Automata class. In previous lectures, we have started the chapter of push-down automata. We have covered so many fundamentals about the push-down automata, and I am expecting that you all have grabbed some basic understanding about push-down automata. Specifically, if I talk about the assignment that I have given to you, how many students have submitted that assignment related to push-down automata? मैम आपने कहा था कि सॉल्व करनी है सर। हाँ जी, सॉल्व कर लिए, चले सबमिट नहीं की तो सॉल्व किए। यस मैम। ठीक है, एक स्टूडेंट सबने की हुई है सॉल्व। मैम सॉल्व तो किया लेकिन सबमिट नहीं किया अभी। ठीक है, चलें आप मैं इंशाल्लाह लिंक शेयर करूंगी, आप उसको सबमिट भी कर दीजिएगा तो अच्छी बात है, ताकि मुझे पता तो चले कि आपने सॉल्व की या नहीं की है। तो अगर आप सब लोगों ने वो असाइनमेंट की है अबाउट पुश डाउन ऑटोमेटा, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए अबाउट पुश डाउन ऑटोमेटा। और आज की क्लास में मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करना चाहूँगी, और आज की क्लास में हम कुछ फाइनल डिस्कशन करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा के हवाले से, और उसके बाद हम ये कह सकेंगे कि हमने फुली अंडरस्टैंड कर लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, हमने फॉर्मल डेफिनेशन देखी थी पुश डाउन ऑटोमेटा की, कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा में। जी, तो ये फॉर्मल डेफिनेशन आई होप आप लोगों को क्लियर है कि इसमें क्यू क्या है, इनपुट अल्फाबेट सेट क्या है, स्टैक अल्फाबेट्स क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, इनिशियल स्टेट और स्टार्ट सिंबल और फाइनल स्टेट्स, इन सब लोगों का इसमें क्या रिलेशनशिप है। तो आई होप कि ये सब क्लियर है आप लोगों को फॉर्मल डेफिनेशन। ये सिंपल हमने क्या लिखा हुआ है, अगर ये आप नोटेशन कहीं भी देखें तो ये पुश डाउन ऑटोमेटा की रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर, थोड़ा रिफ्रेशर के तौर पर, जो हमने इंपॉर्टेंट पुश डाउन ऑटोमेटा देखा था वो देखा था ANBN, एक ऐसा पुश डाउन ऑटोमेटा कि जो वैल्यूज को काउंट कर सकता है और मेक श्योर कर सकता है कि इनपुट अल्फाबेट्स जो है वो, अगर दो वेरिएबल्स हैं तो उनकी जो है नंबर वो सेम हो, हमेशा उनका काउंट हमेशा सेम हो। ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसके हम कभी रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट नहीं कर सकते, जिसका हम कभी पुश डाउन ऑटोमेटिक फाइनाइट ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। दैट्स व्हाई हम इसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी लिख सकते हैं और हम इसका पुश डाउन ऑटोमेटा भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पर जो पुश डाउन ऑटोमेटा विजिबल है, आप सब लोगों को क्लियर है? ठीक है, मुझे इसको रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं। यस मैम, है विजिबल। वेरी गुड, विजिबल भी है और क्लियर भी है कि मतलब आपको इसके जी बारे मैम। में ठीक है। तो ये इसकी लैंग्वेज तो ऑब्वियस लिखी हुई है सामने कि ये किसको एक्सेप्ट करेगा, ये हमेशा एक्सेप्ट करेगा इक्वल नंबर ऑफ एज और बीज। अगर ए और बी दोनों जीरो होंगे तो नल को भी एक्सेप्ट कर जाएगा, लेकिन अगर ए और बी एक एक होंगे तो एक्सेप्ट करेगा दो एज और दो बीज को, थ्री बीज एंड सो ऑन। तो अगर आप लोगों को पुश डाउन ऑटोमेटा की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको दे रही हूँ। ये आप लोगों को पता नहीं स्क्रीन के कितना विजिबल है, थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ आपके लिए, कर देती हूँ, जरूरत नहीं। ये एक पुश डाउन ऑटोमेटा स्क्रीन पर बना हुआ है। कोई मुझे इसकी लैंग्वेज बता सकता है क्या एक्सेप्ट हो रहा है इस पुश डाउन ऑटोमेटा में, क्या है इसकी लैंग्वेज? जो पहले सॉल्यूशन तक पहुंच जाए वो हैंड रेज कर सकता है। मैम जी हुरैरा। मैम ये जो अपर वाला साइड है Q1 Q2 Q3 Q4, ये जो है ANBN C स्टैटिक को वो कर रहा है। क्या कह रहे हैं बेटा आप? आपकी आवाज बीच में थोड़ी सी कट गई। ANBN तो मुझे सुनाई दिया, उसके बाद आपने क्या कहा वो मुझे सुनाई नहीं दिया। ANBN C स्टैटिक। वेरी गुड।
वेरी गुड, आप बिल्कुल सही पहुंच गए कि इसका जो एक पार्ट है उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनेगी, थोड़ा सा ए एन, यानी ए की नंबर ऑफ अकरेंसेस जो है वो हमारे पास ए पावर एन के एन, then bn, then c star। बिल्कुल सही है, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इस पीडीए के अंदर यस मैम। बेसिकली दो फाइनल स्टेट्स हैं, तो जाहिर है कि ये दो एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट कर सकता है। इधर से हम मैम देख सकते हैं, दूसरा जो है बस एक मिनट रुके बेटा, एक मिनट रुके, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है कोई और मुझे बताएगा हैंड रेज करके, कोई और पार्टिसिपेंट, ताकि मुझे तसल्ली हो कि आप लोगों को पुश डाउन ऑटोमेटा के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं कि ये नीचे वाला पार्ट जो है वो किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। मैम ए स्टेरिक, बी ए एन, बी स्टेरिक और सी स्टेरिक, सी एन। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये मुबशिर ने ए एन, बिल्कुल सही है, मुबशिर का भी जवाब आया है, और यहाँ पर आप भी सही बता रहे हैं कि इसकी एक्सप्रेशन बनेगी यस हमारे पास मैम, क्या, हमारे पास इसकी एक्सप्रेशन बनेगी, ए पावर एन। इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, दोबारा लिखना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, ए पावर एन और बी स्टेरिक और सी एन। ठीक है, और यहाँ पर हमें चाहिए स्टार। स्टार कैसे, ठीक है। तो ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए, और इसकी ओवरऑल हम रेगुलर एक्सप्रेशन फिर किस तरह बना सकते हैं, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह बना सकते हैं कि दोनों के बीच में हम बेसिकली प्लस का साइन यूज कर रहे हैं। बेटा एक मिनट मुझे आप जरा टाइम देंगे, मैं डोर बेल बजी मेरे पास। ओके जी, ठीक है। तो ये आप लोगों को चीजें अंडरस्टैंड हो रही हैं। बाकी लोग जिन्होंने कोई मैम जवाब, मुझे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन जी बेटा किसको है? मैम सिदरतुल मुंतहा। जी बेटा। मैम ये जो Q2 स्टेट से Q3 पे जाएगा, ये जो ट्रांजिशन लिखी है स्टैक की जो कंडीशन है, ये ट्रू होगी मैम? ये मुझे नहीं समझ आई है। अच्छा, ये अगर ए हमने पुश कर, ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन समझ गई हूँ बेटा। पहली बात ये है कि ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बेहतरीन आपने सवाल पूछा है, और एक्चुअली आज की क्लास के जो नीचे सारी स्लाइड्स नजर आ रही है ना, ये आपको 100% क्लियर करेगा। जो मैंने ये पहली स्लाइड रखी इसलिए कि हम इसके कंसर्न्स को समझ सकें। तो आपके सवाल का थॉरोली जवाब तो मैं आपको 2 मिनट बाद दूंगी, लेकिन सिंपल अंडरस्टैंडिंग में फिलहाल आपको मैं जवाब दे दूं। और आपका जवाब जो है वो मेरे एक क्वेश्चन में छुपा हुआ है, जो मैं हुरैरा से पूछना चाहूंगी और हम्माद से पूछना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ये रेगुलर एक्सप्रेशन बताई है कि क्या ये रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट करेगा। तो हुरैरा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये कैसे आपको पता चला कि जी ये मैम। कि किसको एक्सेप्ट कर रहा है? मैम उसकी ट्रांजिशंस देख के। ट्रांजिशन में आपको क्या नजर आया? चलें सिद्रा से मैम बात करते हैं, ठीक है, हाँ बोलें जी। मैम शुरू में तो इसकी जो है, जब लेंथ में स्ट्रिंग में जो ए आ रहा है तो ये ए को जो है स्टैक के अंदर पुश कर रहा है।
ठीक है, फिर उसके बाद जब हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, जब हम ट्रांजिशन, ऐसी ट्रांजिशन आ रही है कि अगर वो बी आ रहा है तो फिर वो बी पे क्या कर रहा है, ए को स्टैक से रिमूव कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है स्टैक में कुछ ना पुट कर रहा है, ना उसमें जो है उससे कुछ निकाल रहा है ठीक सी है, के ऊपर। ठीक है, चले, वेरी गुड। तो सिद्रा आपसे भी बात कर रहे हो। निम्रा आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम सेम ही क्वेश्चन था कि अगर Q2 पे अगर हम A पुश कर रहे हैं तो उसके बाद हमारे पास दो कंडीशन है। तो अगर स्टैक में लेमडा होगा तभी आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। तो मतलब हाँ, A तो पुश हो चुका है, फिर आगे कैसे बढ़ेगा ये? यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। देखें, जब भी हम किसी पीडीए को देख रहे हैं ना, तो उस पीडीए के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ट्रांजिशन फंक्शन के ऊपर, वो एक्चुअली उसको हम वर्ड्स में भी चेंज कर सकते हैं। वो एक्चुअली तीन तरह की हो सकती है। तो हम बेसिक पीडीए के अंदर पढ़ चुके हैं कि वो उसके अंदर हमें नजर आ सकता है कोई पुश मूव, उसके अंदर आ सकता है हमें नजर कोई पॉप मूव, या उसके अंदर हमें नजर आ सकता है कोई स्किप मूव। ठीक है, ये तीन मूव्स ही हमें सिर्फ पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर नजर आ सकते हैं। अब सिर्फ हमें पहचानना ये होता है कि इस दफा हम जो जिस मूव को देख रहे हैं वो पुश मूव है या पॉप मूव है या स्किप मूव है। जैसे कि ये फर्स्ट मूव आप सब लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये स्किप मूव है। पहला एप्सिलॉन इस बात को रेफर कर रहा है कि हमने इनपुट में से कुछ रीड नहीं किया है। इसका ये मतलब नहीं कि इनपुट मौजूद नहीं है, इसका ये मतलब भी नहीं है कि इनपुट पे लैम्डा या एप्सिलॉन मौजूद है। ठीक है, मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ये Q1 और Q2 के दरमियान जो ट्रांजिशन फंक्शन लिखा हुआ है, इस ट्रांजिशन फंक्शन का मतलब है स्किप मूव। ठीक है, और इस स्किप मूव के अंदर, इस ट्रांजिशन फंक्शन के अंदर सबसे पहला सिंबल लिखा हुआ है एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन किस जगह लिखा है? जहां पर इनपुट कैरेक्टर को लिखा होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर यहाँ इनपुट कैरेक्टर की जगह एप्सिलॉन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इनपुट कैरेक्टर के अंदर एप्सिलॉन होगा, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारा इनपुट सिर्फ एप्सिलॉन होगा। इसका ये मतलब है कि इनपुट जो भी होता है होता रहे, लेकिन इनपुट में हम लिख रहे हैं एप्सिलॉन, यानी कि हम इनपुट रीड नहीं कर रहे। जब भी हम ये नोटेशन इस्तेमाल करेंगे, हमारा मतलब ये होगा कि इनपुट टेप पर कुछ भी होता रहे, लेकिन हम उस इनपुट को रीड करने में इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एक सेकंड एप्सिलॉन लिखा हुआ। सेकंड एप्सिलॉन का मतलब ये, अगर यहाँ पर एप्सिलॉन लिखा हुआ एरो से पहले, एरो से पहले एप्सिलॉन होने का मतलब ये कि स्टैक के ऊपर क्या है। ठीक है, तो अगर स्टैक के ऊपर यहाँ पर डॉलर होगा, इसका मतलब तो स्टैक खाली है। लेकिन इस वक्त जो एप्सिलॉन लिखा हुआ है, ये एप्सिलॉन का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि स्टैक इस वक्त खाली होना जरूरी है। इस वक्त इस दूसरे एप्सिलॉन से हमारा मतलब है कि स्टैक पर जो भी होता रहे, हम स्टैक को कंसिडर नहीं कर रहे, स्टैक को रीड नहीं कर रहे। तो इन दोनों एप्सिलॉन का मतलब सिर्फ एक ही है कि ना हम इनपुट पे से कुछ रीड कर रहे हैं और ना हम स्टैक पे से कुछ रीड कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम Q2 तक वापस जाएंगे तो स्टैक की स्टेट क्या होनी चाहिए? स्टैक की स्टेट ये होनी चाहिए कि वो डॉलर होना चाहिए। ये डॉलर इस बात को रेफर कर रहा है कि स्टैक एम्प्टी है। अगर स्टैक नॉन एम्प्टी होता तो यहाँ पर हम वो कैरेक्टर लिख देते कि जो स्टैक के टॉप पर होना चाहिए था। तो ये स्टैक की फाइनल स्टेट कि जब हम Q1 से Q2 के दरमियान ट्रेवल कर रहे होंगे तो स्टैक की फाइनल स्टेट क्या हो जाए? वो नल हो, यानी स्टैक एम्प्टी हो। अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो हम Q2 तक आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। लेकिन ये जो पहले दो एप्सिलॉन लिखे हुए हैं, इन दोनों एप्सिलॉन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो इनपुट के अंदर मौजूद है या स्टैक के अंदर मौजूद है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में देखें। सेकंड स्टेप में हम आ गए Q2 मैम पर। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। अब सही आ रही है बेटा? हेलो हेलो, अब सही आ रही है? जी मैम आ रही है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो अब हम Q1 से पहुंच गए Q2 की तरफ। Q2 स्टेट पर खड़े रहने का हमारे पास दो तरीके हैं, दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम Q2 पर कब खड़े रहेंगे? हम Q2 पर तब खड़े रह सकते हैं कि जब इनपुट पर A मौजूद हो। अगर इनपुट पे A मौजूद है और हम A को रीड करना चाह रहे हैं, तो हम जो है वो Q2 पर मौजूद रहेंगे। लेकिन हमारे पास जरूरी ऑप्शन नहीं। फॉर एग्जांपल देखिए ना, अगर मैं आपको एक स्टूडेंट की एग्जांपल दूं, आपकी अपनी एग्जांपल दूं, मेरी एग्जांपल दूं। मेरे पास एक बुक पड़ी है, मेरे पास बुक पड़ी है और मैं बुक के पेज 1 पर मौजूद हूँ।
ठीक है, मैं मेरे हाथ में एक बुक है और मैं उसके पेज 1 पर मौजूद हूँ, लेकिन अभी भी मेरे पास दो ऑप्शन है कि बुक में जो लिखा है मैं रीड करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती। अगर मेरे हाथ में एक बुक ओपनड है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उस बुक को रीड कर रही होंगी या वो मेरे हाथ में मौजूद होगी। जरूर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं उसको रीड करूं, लेकिन मैं उसको रीड नहीं कर रही, ये मेरी चॉइस है। तो यहाँ पर ये दो चॉइसेस दिखाई गई हैं। पहली चॉइस ये दिखाई गई है कि Q2 पर आप तब रहेंगे अगर आपके पास इनपुट पर A मौजूद है, तो आप Q2 पर रह सकते हैं और आप A को रीड भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इनपुट पे जो भी मौजूद हो, आप ए हो बी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनपुट को रीड ही नहीं करना चाहते। अगर आप इनपुट को रीड नहीं करना चाहते, ये एप्सिलॉन इस बात को रेफर कर रहा है कि आप इनपुट को रीड किए बगैर आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ कि बुक के पेज 10 पर आए, तो बुक के पेज 10 पर आएंगे, आप पेज 1 भी खोलेंगे, पेज 2 भी खोलेंगे, पेज 3 भी खोलेंगे, पेज पलटते पलटते आप पेज 10 तक आएंगे, लेकिन आप बीच में कुछ रीड नहीं करेंगे। रीड करना आप पेज 10 से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह ये पीडीए भी ये कह रहा है कि इनपुट के स्टार्ट में ए हो सकता है और हम चाहें तो उस ए को रीड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ए को रीड करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम Q2 की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हम ए को रीड ही नहीं करना चाहते और हम जो भी इनपुट पे मौजूद है उसको स्किप करना चाहते हैं, तो हम इस साइड पर जाएंगे। ठीक है, तो Q2 पर रहने के दो तरीके हैं मेरे पास। पहला तरीका तो यही है कि इनपुट पर ए हो और मैं ए को रीड कर रही हूँ, लेकिन स्टैक के बारे में अभी भी मेरे पास दो चॉइस हैं। स्टैक के बारे में मेरे पास एक चॉइस ये है कि स्टैक पर कुछ भी पड़ा हो और मैं उसको इग्नोर करूं। ये जो लैम्डा है या सॉरी एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन या लैम्डा, ये इस बात को, इसको आप बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं इग्नोर, कि कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई मुझसे कुछ बात कह रहा है और मैं टोटली इग्नोर कर रही हूँ। कोई मुझे ईमेल भेज रहा है, कोई मुझे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं उसको टोटली इग्नोर कर रही हूँ। तो ये एप्सिलॉन इस बात को रेफर करता है। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझसे पूछा नहीं जा रहा है या कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न होगा, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये स्टेट भी बिल्कुल ऐसा कर रही है कि स्टैक पर डेफिनेटली कुछ पड़ा होगा, लेकिन ये उसको इग्नोर करना चाह रही है। या दूसरी चॉइस ये है कि स्टैक पर कुछ रीड किया जा सकता है, लेकिन अब रीड करने में शर्त हो गई कि Q2 पर रहने की या तो ये शर्त है कि स्टैक पर जो भी पड़ा है उसको इग्नोर करते रहो, कुछ रीड करने की जरूरत नहीं, या अगर रीड करना मकसूद है तो आपको रीड क्या करना है, आपको रीड करना है सिर्फ ए। अगर सिर्फ ए रीड कर रहे हैं तो इस स्टेट पर खड़े रह सकते हैं, मगर ए के अलावा कुछ भी रीड कर रहे हैं तो फिर इस स्टेट पर खड़े रहने की जरूरत नहीं। या तो ए रीड करो या कुछ भी रीड ना करो। ठीक है, तो ये दिखा रहा है। लेकिन ये जो आगे एज नजर आ रही है हमें, जो Q3 की तरफ जाती है, वो कह रही है कि इनपुट पे भी कुछ भी पड़ा रहे, रीड करने की जरूरत नहीं है, स्टैक पर भी कुछ भी पड़ा रहे, रीड करने की जरूरत नहीं है। और आगे बढ़ जाओ, ये स्टैक को स्किप मूव शो कर रहा है। ये स्टैक का एम्प्टी होना शो नहीं कर रहा, बल्कि ये स्टैक के को भी स्किप करने का, उसके अंदर कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं, जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दो, ये हम कह रहे हैं। अगर हम इसको एम्प्टी रहना कह रहे होते तो फिर हम यहाँ पर डॉलर लिखते, लेकिन हम यहाँ पर डॉलर नहीं लिख रहे, हम ये कह रहे हैं कि स्टैक पे जो भी पड़ा है उसको पड़ा रहने दो और स्टैक की सिचुएशन को चेंज ना करो। जबकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इनपुट पर ए रीड करो, स्टैक पर कुछ ना रीड करो और स्टैक के ऊपर ए पुश कर दो। तो ये क्लियरली एक पुश मूव हमें नजर आ रहा है, क्योंकि स्टैक पर से हम कुछ भी रीड नहीं कर रहे, कुछ भी रीड ना करके हम ए को पुश कर रहे हैं। ठीक है, या फिर स्टैक पर भी ए पड़ा हुआ है, इनपुट पर भी ए पड़ा है, और इवन देन हम आप इसको डबल ए भी लिख सकते हैं फॉर क्लैरिटी, कि आप ए को रीड कर रहे हैं स्टैक के ऊपर से भी और आप उस ए के ऊपर ए पुश कर रहे हैं। तो ये क्लियरली क्या है, ये एक पुश मूव है। ठीक है, ये भी पुश मूव है, ये भी पुश मूव है, कि अगर आप ए को रीड कर रहे हैं और स्टैक पे से कुछ भी रीड नहीं किया तो भी ए को पुश कर दो, या आपने स्टैक पे से ऑलरेडी ए रीड किया हुआ है, स्टैक के टॉप पर ऑलरेडी ए मौजूद है, तो भी आप ए को पुश कर दें। क्लियर हो गई ये बात? तो ये जो ट्रांजिशन है, ये स्किप मूव हमें दिखा रही है कि स्किप करके हम इधर जा सकते हैं, स्किप करके हम इधर जा सकते हैं, दोनों साइड पर जा सकते हैं। इन दोनों एजेस का होना भी जरूरी नहीं है, लेकिन ये हमारी क्लैरिटी के लिए, इससे रीडेबिलिटी आपकी पीडीए की इंप्रूव हो जाएगी और आपको ये दो लैंग्वेजेस अलग अलग नजर आएंगी। अदरवाइज ये पीडीए इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है अगर मैं दो एजेस रिमूव कर दूं तो, कि आपके लिए इसको डिफिकल्ट हो जाना था अंडरस्टैंड करना। तो ये दोनों स्किप मूव्स हैं, कंडीशन ट्रू होगी। जो आपका सवाल था सिद्रा कि कंडीशन ट्रू होगी या नहीं होगी, और नम्रता दोनों से ही कह रही हूँ कि इसका ये मतलब नहीं है कि स्टैक को खाली होना चाहिए या इनपुट को खाली होना चाहिए या स्टैक को बाद में खाली कर देना है। एप्सिलॉन और डॉलर में फर्क ही है कि एप्सिलॉन का मतलब पीडीए में सिंपल है इग्नोर कर देना,
अगर आप इस एप्सिलॉन या लैम्डा को इग्नोर के लफ्ज से रिप्लेस कर देंगी तो ये मेरा छोटा सा है कि जिससे आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो अब ओवरऑल ये एक्सेप्ट किस तरह से हो रहा है, एक्सेप्ट इस तरह से हो रहा है कि जब तक इसको ए मिलते रहेंगे हर हाल में ये एज को स्टैक में पुश करेगा, ठीक है। लेकिन हमारी लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज थोड़ी मैं आपके लिए क्लियर कर दूं। हमारी जो इस पुश डाउन ऑटोमेटा की लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज है हमारे पास ये, ठीक है, बल्कि रेड कर दूं फॉर क्लैरिटी, ठीक है। या तो हम एज को काउंट कर रहे होंगे बी के साथ या हम एज को काउंट कर रहे होंगे सी के साथ। तो चाहे एज को काउंट करें ए के साथ, बी के साथ, या हम एज को कंपेयर करें सी के साथ, दोनों सूरतों में एक बात तय है। वो बात ये है कि ए को हमें स्टैक पर पुश करना ही पड़ेगा। ए को स्टैक पे पुश करेंगे तो ही हम उसको बी से भी कंपेयर कर सकते हैं, तो ही हम उसको सी से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये Q2 स्टेट दोनों साइड के लिए बराबर है। ये तो Q2 स्टेट कह रही है कि जितने भी एज मिलते रहे, एक तो स्टार्ट लेना हमेशा ए से है, ए के अलावा हम स्टार्ट नहीं लेंगे, और जो भी एज मिलते जाए उन एज को हमें पुश कर देना है किसके ऊपर, उन एज को हमें पुश कर देना है स्टैक के ऊपर। उसके बाद हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम ऊपर के रास्ते जा सकते हैं या हम सीधे रास्ते जा सकते हैं। अगर ऊपर वाले रास्ते पे जा रहे हैं तो हम बीज मिलते जाएंगे और हम स्टैक को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। ये इग्नोर मूव है। स्टैक के ऊपर ए पड़ा है, हाँ पता है हमें पड़ा है, लेकिन उसको बिल्कुल इग्नोर करो क्योंकि हमें उसके पड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज हम बी को रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी पोजीशन है, सॉरी ये हम ये कौन सा मूव नजर आ रहा है, ए एक और पॉप कर रहे हैं ना। पॉप कर रहे हैं, सॉरी, हाँ जी, ये तो ये पॉप मूव है। यानी कि जब तक हम बी को रीड करते जा रहे हैं तो एक्चुअली हर एक बी के लिए हम ए को पॉप कर रहे हैं। स्टैक पे पहले ए था और बाद में हम उसको एप्सिलॉन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है पॉप मूव है। तो जब तक हम बी रीड करते जा रहे हैं, हर एक बी रीड करने के साथ स्टैक पर हम ए को पॉप करते जा रहे हैं। तो ये कब काम करेगा सही, ये तब काम करेगा कि जब एज और बीज का नंबर इक्वल होगा। एज और बीज का नंबर इक्वल हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि स्टैक पर कोई एक ए पड़ा रह जाए और हमारे पास बी ना हो उसके लिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि स्टैक खाली हो जाए और हमारे पास एक और बी आ रहा हो। अगर ये दोनों हमेशा सेम रहेगा काउंट, इनपुट के ऊपर हमारे ए बीज का और स्टैक के ऊपर हमारे एज का, तो हम इसके सही पहुंचेंगे। और हम फिर एक और स्किप मूव दे रहे हैं। लेकिन अब ये स्किप देखें, ये स्किप हमें एक बात कह रहा है कि इनपुट पे जो भी पड़ा हो उसको इग्नोर करना है, इनपुट को अभी रीड करने की जरूरत नहीं है। इनपुट को रीड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टैक एम्प्टी होना चाहिए। इसमें और इसमें देखें बहुत ब्रॉड फर्क है। इसका मतलब ये कि स्टैक पर कुछ पड़ा हो सकता है, हम अलाउ करते हैं स्टैक पे पड़ा हो, लेकिन स्टैक पर जो भी पड़ा होगा वो क्या है, वो हम इग्नोर करेंगे, उसको रीड नहीं करेंगे। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि स्टैक पर कुछ पड़ा नहीं हो तो आगे बढ़ो, अगर पड़ा है तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी कि सारे एज पॉप हो चुके होंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, अगर एज पूरे पॉप नहीं हुए तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, ठीक है। और अगर स्टैक ऑलरेडी खाली है तो जाहिर है हमें उसको इग्नोर कर देना है, उसको कोई किसी और तरीके से डील नहीं करना, और हम फाइनल स्टेट पर पहुंच चुके हैं। फाइनल स्टेट पर इसलिए पहुंच चुके हैं क्योंकि यहाँ तक हम मेक श्योर कर चुके हैं कि नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज इक्वल है। अब सी आए या ना आए सी इसकी मर्जी है, क्योंकि सी पर है क्लोजर। तो सी आते रहेंगे तो भी हम फाइनल स्टेट पर रहेंगे, लेकिन सी नहीं मिलेगा तो भी हम फाइनल स्टेट पर रहेंगे, और स्टैक को हम बिल्कुल अब यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सी क्लोजर को करने के लिए, कभी भी क्लोजर को इस्तेमाल करने के लिए हमें स्टैक को यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं होती। स्टैक को यूटिलाइज करने की जरूरत हमें सिर्फ काउंट मेक श्योर करने के लिए होती है, कंपैरिजन करने के लिए होती है। तो सी क्लोजर में हमें किसी भी कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। सेम अगर हम इस साइड से देखें तो हम यही देख रहे थे कि स्टैक पर हम ऑलरेडी एज को पुश कर चुके हैं। अब एज को पुश करने के बाद ये बी की सिचुएशन में हम कह रहे हैं कि हाँ इनपुट पर बी होगा और हम बी को रीड भी कर रहे हैं। अगर हम इग्नोर कर रहे होते तो यहाँ पर एप्सिलॉन लिखा होता, लेकिन यहाँ पर एप्सिलॉन नहीं लिखा, क्लियरली बी लिखा है। और इस बी का मतलब ये है कि इनपुट पर बीज आ सकते हैं और बीज को रीड करते जाना है। बीज को रीड जरूर करते रहो, लेकिन स्टैक को इग्नोर करना है। इसका ये मतलब नहीं कि स्टैक के टॉप पर एप्सिलॉन पड़ा होगा, नहीं नहीं, स्टैक के ऊपर कुछ भी पड़ा हो उसको इग्नोर करो कि स्टैक पे पड़ा क्या है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। सिर्फ बीज को रीड करते जाओ, जितने भी आ रहे हैं, एक आ रहा है, दो आ रहा है, 10 आ रहे हैं, या कोई भी बी नहीं आ रहा, हर हाल में हम कहाँ खड़े, स्टेट नंबर Q5 के ऊपर खड़े हैं। फिर जब हमारे बीज टोटली रीड हो चुके होंगे तो हम स्टेट नंबर 6 पर पहुंच चुके होंगे। स्टेट नंबर 6 पर हम तब जाएंगे जब हमारे सारे के सारे बीज अगर इनपुट के अंदर मौजूद हैं तो रीड हो चुके होंगे। अब आखिरी काम आ गया कि अब
हमें सीज को रीड करना है, लेकिन अब सीज को सिर्फ रीड नहीं करना बल्कि मेक श्योर करना है कि सीज का काउंट उतना ही हो जितना हमने ए स्टैक पर रखे हैं। तो ये यही कर रहा है कि हर एक सी के लिए एक ए को पॉप कर रहा है, और फाइनल स्टेट पे हम नहीं है। हर एक सी को रीड करेगा और एक ए को पॉप करेगा, हर एक सी को रीड करेगा, एक ए को पॉप करेगा। अल्टीमेटली ये तब तक करता रहेगा जब तक हमारे पास हर सी के लिए ए मौजूद है, और आखिर में फाइनल स्टेट पर जाने का हमारे पास तरीका ये कि हम फाइनल स्टेट पर आ चुके हों। ठीक है, तो आई होप कि अब आप लोगों को ये बात समझ में आई। मैम एक सवाल है। जी बेटे। मैम ये जो एक दफा दिया है ना ट्रांजिशन Q2 से Q3, इसका मतलब तो यही है ना कि एक दफा स्किप करेगा, तो Q3 के ऊपर भी यही होनी चाहिए लूप में, ताकि CD या कुछ भी आ जाए वो इग्नोर करता रहे मल्टीपल टाइम्स। नहीं, सीडी कुछ भी आ जाए उसको इग्नोर नहीं करना ना, क्योंकि सीडी की गुंजाइश नहीं है। अगर सीडी आएगा, आपने जो ये ट्रांजिशन लिखी, ये खैर इसको मैं अभी डिस्कस करती हूँ कि आपने क्यों लिखी है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं सी या डी, तो नहीं, उसको इग्नोर नहीं करना। डी तो आ नहीं सकता और सी भी नहीं आ सकता, क्योंकि ए एन बी एन सी स्टार का क्या मतलब है कि सीक्वेंस भी मेक श्योर करनी है। सीक्वेंस ये मेक श्योर करनी है कि सबसे पहले एज और बीज आएंगे और उनका काउंट सेम होना चाहिए। सबसे पहले ए होने चाहिए, अगर ए 0 है तो बी भी नहीं आएगा, अगर ए नहीं आया तो बी भी नहीं आएगा, फिर सी को ही चेक करेंगे। अगर एक ए आया तो सिर्फ एक बी बाद में आ सकता है। तो यहाँ पर ना सिर्फ कि हम काउंट मेक श्योर कर रहे हैं, सीक्वेंस भी मेक श्योर कर रहे हैं, और फिर ए एंड बी एन का मेक श्योर करने के बाद हम सिर्फ सी क्लोजर को ही एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ कर लिया, इस पे आपको एतराज नहीं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हम बी रीड कर रहे हैं, बी को रीड करके ए को पॉप करना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर स्किप भी कर देना चाहिए। क्यों? इसका क्या फायदा? इसके ना होने से क्या फर्क पड़ेगा? अब अगर मशीन को कैसे पता चलेगा? कि मशीन को बताना है ना, अगर F आ गया तो उसको इग्नोर करना चाहिए। नहीं, एफ आ गया तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। एफ आते क्या होना चाहिए बेटा? बात समझे। आपने कहा लेट सपोज मैंने इस को इनपुट दिया, मैं यहाँ पर इनपुट लिखती हूँ एक, सॉरी, ठीक है, मैं यहाँ पर एक इनपुट लिखने की कोशिश कर रही हूँ, और मेरा इनपुट क्या है? मेरा इनपुट लेट सपोज ब्लू कलर से लिखती हूँ, ए बी एफ, सॉरी, जैसे आप कह रहे हैं। ठीक है, तो ए बी तक तो बात सही है, और लेट सपोज ए बी एफ सी है। तो सबसे पहले मैं, जाहिर है कि ए को रीड कर रही हूँ तो ए को पुश कर रही हूँ, यहाँ तक बात ठीक है। अगर एक ए है तो एक ए पुश हो जाएगा, उसके बाद मुझे एक बी मिलेगा और एक बी पॉप भी हो जाएगा। तो ये तो दोनों काम बिल्कुल सही हो गए। यहाँ तक तो हम Q3 पर बिल्कुल ठीक पहुंचे, क्योंकि हमारे पास ए और बी है और हमने ए को पहले स्टैक पे डाला और देन हमने स्टैक पे से उसको पॉप कर दिया। लेकिन जैसे ही हम एफ पर आएंगे, हम Q3 पर खड़े हैं और हमारे पास इनपुट पे क्या मौजूद है? एफ। अब क्या होना चाहिए? अब इसको रिजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम Q3 पर खड़े हैं और हमारे पास F के लिए कोई एज नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर F के लिए एज नहीं है, तभी ये इनपुट रिजेक्ट होगा। अदरवाइज अगर हम F के लिए कुछ बना देंगे तो ये रिजेक्ट नहीं होगा। बाकी आपने ये जो यहाँ पर ट्रांजिशन बनाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप लिख भी दें अभी भी आपका पीडीए बिल्कुल ठीक है, ये नहीं भी लिखे तो भी पीडीए बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये है कि बी को रीड करना है, रीड करो, लेकिन जितनी देर आप यहाँ खड़े रहना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं, लेट सपोज, इससे एफ अंडरस्टैंड या एफ को इग्नोर नहीं कर रहे। हम कर क्या रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि जितनी देर यहाँ खड़े रहना है खड़े रहो। इनपुट पे कुछ पढ़ा रहे ना, तो स्टैक पे कुछ पढ़ा रहे तो कुछ ना करो, खड़े रहो खड़े रहो। अब आपके पास चॉइस है कि आप कितनी देर के बाद इस सी को रीड करें। इस ट्रांजिशन के वजह से सिर्फ एक चेंज आएगा, वो एक चेंज ये आएगा कि आप ए और बी के बाद वेट कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, जितना डिले करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन डिले करने के बाद अल्टीमेटली आगे कब बढ़ना है? ठीक है, आगे तभी बढ़ना है जब स्टैक एम्प्टी हो चुका हो। सही बात है मैम। जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होगा हम इसी स्टेट पर खड़े रहेंगे। ठीक है, तो फाइनल स्टेट पर जाने के लिए मेक श्योर करने की ये जरूरत है कि इस वक्त स्टैक एम्प्टी हो तो ही हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम फाइनल स्टेट पर जाएंगे। तो ये आपने लगा दिया, ठीक है, इससे कोई मीनिंग गलत नहीं हो गई। ये जो एक अगर आप एडिशनल ट्रांजिशन लगा देते हैं, लेकिन इसके ना लगने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और सवाल है कि AN को कौन रिप्रेजेंट करे, कौन सी लैंग्वेज? सिर्फ सिंगल AN? सिर्फ सिंगल ए एन ए स्टार के बराबर होती है ना, क्योंकि एन का मतलब तो तब होगा कि जब दो नंबर हैं और आप उनका काउंट मेक श्योर कर रहे हैं। ए एन का क्या मतलब है? ए एन का मतलब है A0 भी हो सकता है, A1 भी हो सकता है, A2, तो ए एन तो मेरे लिए A स्टार है।
ए क्लोजर हमने पहला पीडीए बनाया ए स्टार का था, याद होगा हमने क्लास में बनाया था, ठीक है। तो ए एन और ए स्टार ए क्लोजर एक ही बात है। ए एन और बी एन मिलके होंगे तो फिर उसकी कोई बात होगी कि हमें काउंट जो है उनका कंपेयर करना है। जब सिर्फ अकेला ए एन है तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना, ए की एनी नंबर ऑफ अकरेंस हो सकती है, एन की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। सही है बेटा? सही है मैम। ठीक हो गया। तो अब मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि आप लोगों को काफी हद तक पीडीए के बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझ में आ गए, ठीक है। तो ये पीडीए एक डायग्राम है, पुश डाउन ऑटोमेटा, एक स्टेट चार्ट डायग्राम है। इसको लिखना और इसको ड्रॉ करना जाहिर एक चैलेंज है। आप चाहें तो उसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पीडीए को लिखने के, पीडीए को बनाने के आपके पास दो तरीके होते हैं हमेशा। आपका जी चाहे तो आप इस पूरी पीडीए को बनाएं, आपको ये बनाना अच्छा लगता है, आसान लगता है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको इसमें डिफिकल्टी है या डिफिकल्टी नहीं भी है, कंप्यूटर तो इस रिप्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। हमारे अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर और मशीन के अंदर फर्क ही है कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग इस डायग्राम को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मगर मशीन इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। लेकिन जब हमारे सामने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आती है, तो सबकी बात नहीं कर रही, कुछ की तो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन मेरे जैसा कोई होगा तो मुझे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, टाइम लूंगी, डिले लगेगा, काफी टाइम के बाद मैं उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करूंगी। कंपैरेटिवली मैं इसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लूंगी। मशीन का उल्टा है कि मशीन को अगर आप ऐसी कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे देंगे, मशीन उसको फटाफट अंडरस्टैंड कर लेती है, लेकिन उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अंडरस्टैंड करने में काफी टाइम लगता है। उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, स्पेशली जो मैथमेटिकल मॉडल्स हमारे एफपीडीए, ट्यूरिंग मशीन, ये सब, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और मशीन अंडरस्टैंडिंग के दरमियान एक ब्रिज बनाने के लिए है कि किस तरह से मशीन वर्क करती है और किस तरह से मशीन का जो अंडरस्टैंडिंग और प्रोसेसिंग है वो चलती है, और ह्यूमन ब्रेन किस तरह से काम करता है। तो हम किसी भी कहने का पॉइंट ये है कि किसी भी ट्यूरिंग मशीन की या किसी भी ऑटोमेटा की एक स्टेट को मैथमेटिकल अंडरस्टैंड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और किसी भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम दोबारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से ट्रांजिशन फंक्शन लिखने को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रिप्रेजेंटेशन। इंस्टेंटेनियस, कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंस, कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे आपने प्रोग्रामिंग वगैरह में इंस्टेंस पढ़ा होगा ना, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इंस्टेंस बनाते हैं, कि क्लास की डिफरेंट वेरिएशंस हो सकती हैं। एक क्लास अगर आपने बना लिए पर्सन, तो उस पर्सन की डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, और अलग अलग पर्सन के लिए वो ऑब्जेक्ट अलग अलग हो सकता है। लेकिन जब हम एक इंस्टेंस की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पीडीए में भी इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन होती है। इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि पूरा पीडीए तो होगा जैसा भी होगा, लेकिन पीडीए की एक पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं। जब आप किसी पर्टिकुलर स्टेट को समझाना चाहते हैं तो आप उसको किस तरह लिखते हैं? इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी इनिशियल स्टेट, ये है आपकी स्टेट, ये है आपका इनपुट, और ये है आपका स्टैक एलिमेंट्स। इन तीनों को इस्तेमाल करके, इन तीनों सिंबल्स को इस्तेमाल करके, इनकी रिप्रेजेंटेशन को इस्तेमाल करके आप ट्यूरिंग मशीन या पीडीए की किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करें, देखिए कि फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्टिकुलर स्टेट हो, ये पीडीए किसका बना हुआ है? पीडीए बना हुआ है ए एंड बी एन को एक्सेप्ट करने वाला, वही पीडीए जो हमने पहला बनाया था कि ये नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज हमेशा इक्वल रहेंगे। अच्छा, इसका एक पर्टिकुलर इंस्टेंस है। वो पर्टिकुलर इंस्टेंस ये है कि हम Q1 पे खड़े हों और इनपुट पे पड़ा हो ट्रिपल बी और स्टैक पे पड़ा हो ट्रिपल ए। तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं ये पूरा डिलीट कर दूं आपके सामने और सिर्फ ये पड़ा हो, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा डुप्लीकेट करती हूँ और यहाँ पर हम पहुंचते हैं। लेट्स सपोज कि मैं ये सब डिलीट कर दूं, ठीक है। आपके सामने सिर्फ ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मौजूद हो सकता है कि आपको इसको इनिशियली अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं लिखा। ये ट्यूरिंग मशीन की, सॉरी, पीडीए की एक पर्टिकुलर स्टेट लिखी है। एक पर्टिकुलर स्टेट, कौन सी स्टेट?
वो स्टेट के जहां पर हम स्टेट नंबर Q1 पर खड़े होंगे, हमारे पास इनपुट पे ट्रिपल बी मौजूद होगा और हमारे स्टैक पर ट्रिपल ए मौजूद होगा। तो अब अगर हम चाहें तो इसी एक्सप्रेशन को देखकर अपना पीडीए ड्रॉ कर सकते हैं। और वो पीडीए ड्रॉ किस तरह से करेंगे, एक्चुअली वो किस स्टेट को हम रेफर करना चाह रहे हैं, हम इस स्टेट को रेफर करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये स्टेट है कि फॉर एग्जांपल हम Q1 पर खड़े होंगे और हमारे पास ट्रिपल ए पूरा रीड हो चुका होगा, हम पूरा ट्रिपल ए को रीड कर चुके होंगे, तभी पूरा ट्रिपल ए रीड होने के बाद ये ट्रिपल ए हमारा स्टैक पर मौजूद है और इनपुट पे हमारे पास क्या मौजूद होगा, ट्रिपल बी। अभी ट्रिपल बी मौजूद है इनपुट पे और स्टैक पे पड़ा है ट्रिपल ए। तो ये एक पर्टिकुलर स्टेट है जो कि आप समझ सकते हैं, यानी कि सिर्फ इतनी सी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी विजुअलाइजेशन को वहां तक पहुंचाए। ये सारा आपका ना विजुअल जो आपकी इमेजिनेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि आप किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखकर अपने माइंड को वहां तक मैप कर सकें। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप अपने माइंड को मैप कर पा रहे हैं कि ये क्या कह रहा है, ये पीडीए की कौन सी स्टेट होगी? मैम इसमें अगर हम लूप देंगे तो उसमें ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि 3 बार ही आए, या 3 बार से ज्यादा भी तो आ सकता है, या 3 बार से कम भी तो आ सकता है। देखिए ये कंपैरिजन दिखा रहे हैं, कंफ्यूजन डेफिनेटली होगी, लेकिन ये हम मेक श्योर ये कर रहे हैं कि देखिए इनपुट पे ट्रिपल बी पड़ा है और स्टैक पर ट्रिपल ए पड़ा है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं है। इससे कंफ्यूजन ये है कि इनपुट में अभी ट्रिपल बी मौजूद है, जो इनपुट रीड नहीं हुआ है, जो इनपुट हमारे पास बचा हुआ है उसमें ट्रिपल बी मौजूद है, ये बात हमें कंफर्म है। और स्टैक की भी करंट पोजीशन हमें नजर आ रही है कि स्टैक में भी 3 ए है। तो इसका क्या मतलब है, इसका डेफिनेट मतलब ये है कि फाइनल स्टेट तक हम तब पहुंचेंगे जब तीनों बी रीड हो चुके हों और स्टैक में से सब कुछ पॉप हो चुका हो। तो यही हमें लॉजिक समझ। जी बेटा। मैम अगर इसका पीडीए देखें हम जी नेक्स्ट स्लाइड पे, इसमें मैम ये ए जब वो इनपुट ले रहा है जब स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है, तब ए को ले रहा है और ए को उसके अंदर पुट कर रहा है। दूसरी दफा तो ये ए को लेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास स्टैक में तो ए मौजूद होगा। नहीं, ये असल में एक एज मुझसे मिस हो गई, यहाँ पर हम लिखते हैं ना एक और भी वो यस आपको मैम, एक ए आ जाएगा वो। ऊपर एज जाएगी। वो एक एज है जो कि मुझे बार बार खुद से मैन्युअली यहाँ पर फिट करनी पड़ती है। मैं इसको यहाँ से उठा के ले आती हूँ। ये था हमारा पीडीए, हर जगह मैंने ना खुद कॉपी करके रखी हुई है, पता नहीं क्यों ये स्लाइड में मौजूद नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये थी हमारी पीडीए जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट को रेफर कर रही है। तो अगर मैं इसकी इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा डिफरेंट कर दूं तो आप किसी और स्टेट पर नजर आ सकते हैं कि भाई Q2 पर जाने की शर्त ये है, Q2 पर जाने की शर्त हमेशा ये होगी कि इनपुट पर 2 भी मौजूद हो और स्टैक पर 2 ए मौजूद हो। ठीक है, तो अगर एक स्टेप पहले इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन ये थी और एक स्टेप के बाद इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन ये हो गई है, तो आप दो अलग अलग स्टेट्स को समझ सकते हैं कि Q1 क्या है और Q2 क्या है। ओवरऑल मैं जरा कंक्लूड करूं फिर आपके क्वेश्चंस लेती हूँ। तो हमें समझ में ये आया कि हम पूरी की पूरी ट्यूरिंग मशीन को चाहे तो इस तरह से ट्रिवर्स करें, चाहे तो उसके आउटपुट्स आप इस तरह से लिखें, लेकिन जाहिर है कि इस तरह से जब लिखेंगे तो आप खुद ही समझेंगे कि आप इस वक्त कौन सी स्टेट पर मौजूद हैं, क्योंकि आपके माइंड में चल रहा है कि आप कौन सी स्टेट पर मौजूद हैं, कौन सी स्टेट से क्या रीड कर रहे हैं और क्या स्टैक पे पुश कर रहे हैं या पॉप कर रहे हैं। लेकिन जब आप इस तरह से लिखते हैं तो ये एम्बिग्विटी खत्म हो जाती है और हर स्टेप पर आप पूरी की पूरी ट्यूरिंग मशीन के मूव जो हैं उसको इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि हम इनिशियल स्टेट पर होंगे तो हमारे पास पूरा का पूरा इनपुट मौजूद होगा और स्टैक खाली होगा। हम Q1 पर जाएंगे तो हमारे पास पूरा का पूरा इनपुट मौजूद होगा, स्टैक खाली होगा। Q1 पर ही रहेंगे और इनपुट में से एक ए खत्म हो चुका होगा, इनपुट में से एक ए खत्म हो चुका होगा, बाकी इनपुट वैसे का वैसे, ये ए जो इनपुट में से खत्म हुआ ये स्टैक के अंदर पड़ा होगा। एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे, अभी भी हम Q1 पर ही रहेंगे, लेकिन स्टैक में से एक और ए कम हो चुका है, सॉरी इनपुट में से एक और ए कम हो चुका है, और ये एक और ए जो कम हुआ है कहाँ चला गया है, स्टैक के ऊपर चला गया है। अभी भी हम Q1 पर ही खड़े हैं जब तक कि इनपुट में से सारे एज रिमूव हो चुके हैं, और सारे के सारे एज जो हमने रिमूव किए हैं वो कहाँ मौजूद है, वो स्टैक के ऊपर मौजूद है। इस सिचुएशन तक हम जब तक कि एज रिमूव हो रहे हैं इनपुट में से और स्टैक में जा रहे हैं तब तक हमारी स्टेट चेंज नहीं हो रही, हम Q1 पर ही हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी।
Q2 पर जाने की एक ही शर्त है, वो शर्त ये है कि इनपुट में से पहला भी रिमूव हो चुका होगा और स्टैक में से भी पहला भी रिमूव हो चुका होगा। Q2 पर रहने की शर्त अभी भी यही है, जब तक हम Q2 पर रहेंगे जब तक इनपुट में B और स्टैक पर A मौजूद होगा। अल्टीमेटली हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि इनपुट में से हम कुछ भी रीड नहीं कर रहे होंगे और स्टैक खाली पड़ा होगा, और वही सिचुएशन होगी जो हमारी फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो ट्यूरिंग मशीन के मूव्स हैं, वो चाहे तो आप इस तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखें, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कंप्यूटर साइंस नहीं है, ये मशीन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये एक ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये पीडीए काम कैसे कर रहा है। लेकिन अगर हम मशीन अंडरस्टैंडिंग की तरफ बात करें और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ आए, तो ये पूरी बातें जो हम यहाँ पर डायग्राम्स बना के, स्टैक बना के और ग्राफ बना के बता दें, ये पूरी बात हम यहाँ पर मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं। हो सकता है आपके सामने पूरी ट्यूरिंग मशीन ना बनी हो, सिर्फ ये कंप्यूटेशन लिखी हो और आप इस कंप्यूटेशन से इस ट्यूरिंग मशीन तक पहुंच सकते हैं। मैम जी बेटे। मैम ये जो क्यू नॉट पर हम इनपुट ले रहे हैं, हम्म, यहाँ पर इनपुट हम लैम्डा नहीं लेंगे क्योंकि अभी क्यू नॉट पर हम इनपुट रीड नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो इनपुट रीड नहीं कर रहे, इस चाहे तो आप एक और लिख दें यहाँ पर लेमडा लेमडा, लेकिन उसका मतलब यही कि इग्नोर किया है आपने, इनपुट पे मुझ मौजूद है, यहाँ पर आप रीड नहीं कर रहे, वो बात अलग है, और आप Q1 पर जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब कि इनपुट पर मौजूद तो है ट्रिपल ए बी। आप रीड करें या ना करें, अभी भी रीड नहीं किया, यहाँ पर भी रीड नहीं किया। ठीक है, रीड पहली दफा हमने किया इस थर्ड वाली सिस्टम, लेकिन इनपुट पे रीड करें या ना करें वो मौजूद है। बिल्कुल कोई बुक वाली एग्जांपल ले लेना कि मेरे सामने एक बुक खुली हुई है और बुक का पेज 10 खुला हुआ है, लेकिन मेरे पास चॉइस है कि मैं रीड करूं या ना करूं। मैं रीड नहीं भी करूंगी तो भी वो मौजूद है, मैं रीड कर लूंगी तो भी वो मौजूद है, लेकिन रीड कर लूंगी तो मैं एक स्टेप आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन रीड नहीं करूंगी तो एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकती। तो लैम्डा यहाँ पर इस तरह से शो नहीं करते, लैम्डा शो करेंगे तो उसका मतलब ये कि इनपुट खत्म हो गया। अगर आप यहाँ पर लैम्डा लिख देंगी तो मैं इससे ये अंडरस्टैंड करूंगी इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन के अंदर, यहाँ पर आप लिख सकती हैं, यहाँ पे मुझे बात समझ में आ जाएगी क्योंकि मुझे आगे की ट्यूरिंग मशीन नजर आ रही है, सॉरी पीडीए। जब आप ये डायग्राम मुझे देती हैं ना, तो मुझे पूरा डायग्राम नजर आ रहा होता, आगे की स्टेप भी नजर आ रही होती, लेकिन जब आप मुझे ये चीज देती हैं सिर्फ एक स्टेट मैथमेटिकली, तो मुझे आगे की स्टेट्स नजर नहीं आ रही होती, वो तो नेक्स्ट स्टेट पर कैलकुलेट होंगी। तो जब आप मुझे यहाँ पर लेमडा दे देंगी ना फर्स्ट टाइम ही, तो मैं उससे क्या अंडरस्टैंड करूंगी, यानी अगर मैं मशीन हूँ, मशीन क्या अंडरस्टैंड करेगी कि इनपुट नहीं है, इनपुट खत्म है। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पर भी देखें ट्रिपल ए बी है और यहाँ पर भी ट्रिपल ए बी है, पहले भी ट्रिपल ए बी था और बाद में भी ट्रिपल ए बी है। इसका मतलब है कि पहले भी वही था, बाद में भी वही था, स्टेट के अंदर कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब इनपुट जैसा पहले था वैसा ही बाद में है। लेमडा दे देने से ये एम्बिग्विटी हो जाएगी, क्योंकि हमें आगे की ये बात समझनी है कि इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन का मतलब यही होता है कि जब हम एक इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन को देख रहे होते हैं तो हमारे सामने एक इंस्टेंस होता है, पूरी मशीन नहीं होती। वो मशीन है, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। आप ह्यूमन बीइंग है, आप आगे की चीजें ड्रॉ कर सकते हैं उसी स्टेट पर, एक ही माइक्रो सेकंड के अंदर आपके दिमाग में पूरा पुश डाउन ऑटोमेटा बन सकता है, लेकिन मशीन उसको हर एक टाइम स्टैम्प के ऊपर आगे कैलकुलेट करेगा कि इस टाइम स्टैम्प पर क्या है, इस टाइम स्टैम्प के ऊपर क्या है। जब मशीन के पास 1 होता है ना, तो उसको ये नहीं पता होता कि मेरा अगला 2 होगा, वो जितनी दफा आप उसको 1+1 बोलेंगे, वो 1 को 1 में प्लस करके ही 2 बताएगा। वो चाहे सुपर कंप्यूटर ही क्यों ना हो, सुपर कंप्यूटर भी आपको डायरेक्टली नहीं बताएगा कि जब आप कहेंगे 1+1 वो आपको डायरेक्टली 2 बता दे, जैसे कोई बच्चा बता देता है, मैथमेटिक्स के आंसर रट के आ जाता है और वो आपको कोई भी सवाल का जवाब दे देता है। मशीन ऐसा नहीं कर सकती, मशीन हर दफा जितना भी आसान सवाल हो उसको कैलकुलेट ही करती है। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन के अंदर एक पर्टिकुलर स्टेट होगी और उससे वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा अगली स्टेट को। आई होप मैं क्लियर कर पाई हूँ। नम्रता मैम, ये पीडीए है या ट्यूरिंग मशीन है? आई एम सॉरी बेटा, असल में बी सेक्शन जो है, आप बी सेक्शन है सॉरी, ए सेक्शन में मैं ट्यूरिंग मशीन तक पहुंच चुकी हूँ, मेरी जुबान पर ट्यूरिंग मशीन चढ़ गया है। तो अभी एक क्लास में मैं ट्यूरिंग मशीन पढ़ा रही हूँ, एक क्लास में पीडीए पढ़ा रही हूँ, तो बार बार मेरे मुंह से ट्यूरिंग मशीन निकल रहा है। डेफिनेटली ये पुश डाउन ऑटोमेटा है। आई एम रियली वेरी सॉरी कि मेरे मुंह से बार बार ट्यूरिंग मशीन निकल रहा है, ये पुश डाउन ऑटोमेटा है। ठीक है जी, तो ये हम सिंपल पढ़ रहे थे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पुश डाउन ऑटोमेटा, और आई होप कि आपको क्लियर है। थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा और रह गया है वो ये है कि हमने ये पढ़ा है और हम ये जानते हैं कि कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं।
कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास एक तरीका ये है कि हम उसकी क्या लिख सकते हैं, हम उसका पुश डाउन ऑटोमेटा बना सकते हैं, जो कि अभी हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे। या हम चाहें तो कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं। ये दोनों चीजें हमने अलग अलग कवर की हुई है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमें अलग से लिखनी आती है, पुश डाउन ऑटोमेटा हमें अलग से डिजाइन करना आता है। लेकिन ये बात हमें याद रखनी है कि ये दोनों इक्वलेंट है बेसिकली, यानी कि अगर आपके सामने कोई पुश डाउन ऑटोमेटा है तो आप उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ड्राइव कर सकते हैं, और अगर आपके सामने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो आप उसका पुश डाउन ऑटोमेटा ड्राइव कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन थी तो आप एफ पे ड्राइव कर लेते थे, और आपके पास एफ ए थी तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन ड्राइव कर लेते थे। वही सेम रिलेशनशिप जो है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और पीडीए के दरमियान है। तो इसको उतना थॉरली तो नहीं, लेकिन जितना भी मैं आपको अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक कवर करा सकते हो। तो आज की क्लास में हम ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे इक्विवेलेंस प्रूफ कर सकते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा की और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की। ठीक है, तो इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए हमारे पास 2 स्टेप है। जाहिर है पहले स्टेप में हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को उठाएंगे और उसका पीडीए बनाने की कोशिश करेंगे, और सेकंड स्टेप में हम कोई पीडीए लेंगे और उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टेप 1 पर चलते हैं कि लेट सपोज मेरे पास कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो तो मैं उसका पीडीए कैसे बनाऊं। सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरे पास एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो मैं उसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकती हूँ पीडीए के अंदर। अब हमें सिंपल एक रूल याद रखना है, वो ये है कि जाहिर है हमारे पास जब भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होंगी ना तो उसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्शंस होंगी, और प्रोडक्शंस हो सकती है 2 शक्ल की। या तो ए अगर कोई वेरिएबल है, कोई सिंबल है, तो या तो वो डायरेक्ट कोई टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा होगा या वो कोई वर्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। टर्मिनल एक अकेला अल्फाबेट होता है, ये आपको पता है कि या तो एक वेरिएबल डायरेक्ट कोई अल्फाबेट प्रोड्यूस कर रहा होगा या एक वेरिएबल कोई वर्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, यानी 2-3 के कॉम्बिनेशन से कुछ प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो इन दोनों तरह की प्रोडक्शन, अच्छा प्रोडक्शन इन दोनों ही तरह की होगी, किसी तीसरे स्ट्रक्चर की नहीं हो सकती। पहला स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि डायरेक्ट कोई अल्फाबेट है, और दूसरा ये कि कोई वर्ड है। अब इन दोनों तरह की प्रोडक्शंस को कवर करने के लिए हमारे पास 2 अलग अलग रूल है। ठीक है, जब भी कोई टर्मिनल होगा तो हर टर्मिनल के लिए, इस वक्त ए है तो ए के लिए इस तरह से, और अगर बी सी डी जितने भी आपके पास टर्मिनल या अल्फाबेट्स हैं, उन अल्फाबेट्स के लिए आपको क्या करना होगा, एक इस तरह की प्रोडक्शन लिखनी होगी। ए रीड करना है, स्टैक पर भी ए को रखना है और ए को पॉप कर देना है। ठीक है, ए के लिए भी यही करेंगे, बी के लिए भी यही करेंगे, सी के लिए भी यही करेंगे। तो जितने भी टर्मिनल हैं उनके लिए हम इस तरह की ट्रांजिशन डिजाइन करेंगे, लेकिन जितने भी वर्ड्स हैं यानी कि डिफरेंट सिंबल्स का कॉम्बिनेशन है, उन कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम इनपुट को इग्नोर करेंगे हमेशा। यानी इनपुट साइड पर हम रखेंगे लेमडा, और उसके बाद हम रीड किसको कर रहे होंगे, स्टैक पर। स्टैक के ऊपर हम देख रहे होंगे वेरिएबल, और हम स्टैक पर पुश क्या कर रहे होंगे, वो वर्ड। ठीक है, और आसानी के लिए चलूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी ग्रामर है तो उस ग्रामर को पुश डाउन ऑटोमेटा में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास 3 स्टेट्स होंगी। एक स्टेट उसमें से इनिशियल स्टेट होगी, एक स्टेट उसमें से फाइनल स्टेट होगी, और एक स्टेट उसमें से मिड स्टेट होगी। कोई भी ग्रामर हो, चाहे वो एक जैसी हो चाहे वो डिफरेंट हो, हर ग्रामर के लिए आपका ये Q0 से लेकर Q1 तक ये मूव हमेशा सेम होगा। और ये मूव क्या होगा, इनपुट पर भी कुछ रीड नहीं करना, स्टैक पर भी कुछ रीड नहीं करना, और पुश क्या करना है, स्टार्ट सिंबल। अब ये स्टार्ट सिंबल ग्रामर टू ग्रामर वेरी करेगा। किसी ग्रामर के अंदर स्टार्ट सिंबल S होगा, किसी ग्रामर के अंदर स्टार्ट सिंबल V होगा, किसी ग्रामर के अंदर स्टार्ट सिंबल A होगा। तो आपका पहला स्टेप ये होगा कि आप इनिशियल स्टेट से जा रहे होंगे सेकंड स्टेट तक, और आप इनपुट पे भी कुछ नहीं रीड करेंगे, स्टैक पर भी कुछ रीड नहीं करेंगे, और स्टैक पर पुश कर देंगे अपना स्टार्ट सिंबल। तो ये एज सबको क्लियर है, और ये एज हमेशा सेम रहेगी हर ग्रामर के लिए। सिर्फ फर्क क्या आएगा कि ग्रामर के हिसाब से स्टार्ट सिंबल प्रोड्यूस होगा। अगर ग्रामर का स्टार्ट सिंबल S है तो S आएगा, अगर E है तो E आएगा। देन हमारे पास Q1 एक सेकंड स्टेट होगी, और उसके ऊपर हमेशा एक लूप होगा। हमेशा, कोई भी ग्रामर हो, हर ग्रामर के केस में हमेशा हमेशा एक लूप होगा, और उस लूप के ऊपर बहुत सारी एजेस होंगी, बहुत सारे ट्रांजिशन फंक्शंस होंगे। सबसे पहले
तमाम अल्फाबेट्स के लिए एक पर्टिकुलर तरह का ट्रांजिशन फंक्शन होगा। अल्फाबेट्स के लिए ट्रांजिशन फंक्शन ऐसा होगा कि उसी अल्फाबेट को इनपुट पे देख रहे होंगे, उसी स्टैक अल्फाबेट को हम स्टैक पर देख रहे होंगे और पॉप कर रहे होंगे। हर अल्फाबेट के लिए हमारे पास ये होगा, और हर वेरिएबल के लिए, हर वर्ड के लिए, दूसरी तरह की प्रोडक्शन के लिए हमारे पास ये होगा कि सिंपल अपनी तरफ से एक लैम्डा लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, और ये प्रोडक्शन सीधी की सीधी उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, सिर्फ अपनी तरफ से एक लैम्डा और कॉमा लगाना है, बाकी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्शन को उठा के नीचे कॉपी पेस्ट कर देना है। तो ये दो रूल्स आप याद रखें, और अब आपके सामने कोई भी CFG आ जाए, वो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, आप उसका पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैम ये एक बार रिपीट कर दें ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, मैं रिपीट भी करती हूँ, मगर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं इसको कितनी दफा भी रिपीट करती रहूं आपको उतना क्लियर नहीं होगा। मैं यहाँ पर एग्जांपल से क्लियर करती हूँ, अगर तब भी समझ नहीं आए तो फिर मैं वापस रिपीट करूंगी। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आपके ओके सामने मैम। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, और इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आपको कन्वर्ट करना है पुश डाउन ऑटोमेटा में। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रामर कोई सी भी हो, आपको एक इनिशियल स्टेट चाहिए, उस इनिशियल स्टेट के ऊपर एक एज चाहिए, और उस एज के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, इनपुट भी इग्नोर, स्टैक भी इग्नोर, सिर्फ और सिर्फ स्टैक पर पुश क्या कर रहे होंगे, स्टार्ट सिंबल। इस वक्त हमारी ग्रामर का स्टार्ट सिंबल ऐसे तो एस पुश कर रहे हैं, किसी और ग्रामर का स्टार्ट सिंबल ई होगा तो ई पुश कर रहे होंगे, किसी और ग्रामर सिंबल का स्टार्ट सिंबल ए है तो ए पुश कर रहे होंगे। तो ये है हमारी पहली एज जिसपे लैम्डा कॉमा लैम्डा और फिर हम एस को पुश कर रहे हैं। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद Q1 पे पहुंचने के बाद मुझे एक लूप चाहिए। ये लूप मैं प्रोड्यूस कर दूं, और लूप के ऊपर मुझे दो तरह की ट्रांजिशंस लिखनी है। सबसे पहले तो मेरे पास जितनी भी प्रोडक्शन है, इस ग्रामर के अंदर 4 प्रोडक्शन हैं तो 4 ट्रांजिशन फंक्शन आएंगे, किसी और ग्रामर के अंदर 10 प्रोडक्शन होंगी तो 10 यहाँ पर जो है वो ट्रांजिशन फंक्शन आएंगे। करना क्या है, अपनी तरफ से एक लैम्डा लगाऊं, प्रोडक्शन नंबर 1 को कॉपी कर दिया, अपनी तरफ से एक लैम्डा लगाया, प्रोडक्शन नंबर 2 को कॉपी कर दिया, अपनी तरफ से एक लैम्डा लगाया, प्रोडक्शन नंबर 3 को कॉपी कर दिया, अपनी तरफ से एक लैम्डा लगाया, प्रोडक्शन नंबर 4 को कॉपी कर दिया। अगर ग्रामर अभी भी कंटिन्यू है, अपनी तरफ से एक लैम्डा लगाया, अगली प्रोडक्शन, अपनी तरफ से एक लैम्डा लगाया, अगली प्रोडक्शन। क्लियर है? सिंपलेस्ट यस मैम। कुछ भी नहीं करना, अपनी तरफ से एक लैम्डा, यानी कि इनपुट को रीड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितने भी ये यहाँ पर सिंबल्स हैं वो तमाम सिंबल्स को हम एक्चुअली स्टैक के ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो उसको भी करने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। प्रोडक्शन की शक्ल ही ऐसी होती है जैसे स्टैक के ऊपर हमारी ट्रांजिशन फंक्शन की होती है पीडीए के ऊपर। तो ये पूरा का पूरा आपका प्रोडक्शन जो है वो पीडीए के ऊपर आ जाएंगी एक लैम्डा के साथ। लेकिन अब यहाँ तक हमारा पीडीए जो है वो बनना स्टार्ट तो हो गया, लेकिन अभी इनपुट को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो इनपुट को एक्सेप्ट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट को एक्सेप्ट कराने के लिए हमें देखना है कि अब इस ग्रामर के अंदर जो टर्मिनल प्रोडक्शन है वो कौन कौन सी है, जहां पर अल्फाबेट अकेला प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब ये भी देखें तो वर्ड है, ये भी देखें तो वर्ड है, तो इनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, टर्मिनल वाली प्रोडक्शंस की बात कर रहे हैं जहां पर कोई डायरेक्ट टर्मिनल प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमें ये दो नजर आ रहे हैं। देखिए एस प्रोड्यूसेस बी, ये एक ऐसी प्रोडक्शन है कि जहां पर डायरेक्ट एक टर्मिनल प्रोड्यूस हो रहा है। और टी इसको इग्नोर करें। आपकी ग्रामर के अंदर टर्मिनल कितने सिंबल्स हैं? आपकी ग्रामर के अंदर टर्मिनल सिंबल्स ए है और बी है। किसी और ग्रामर के अंदर सी हो सकता है, डी हो सकता है, आई हो सकता है, प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो आप अपनी ग्रामर के अंदर देखें कि टर्मिनल्स कितने हैं। उन टर्मिनल्स के लिए आपको क्या करना है, टर्मिनल्स के लिए आपको क्या करना है, हर टर्मिनल को रीड करना है इनपुट पे, स्टैक पर और पॉप कर देना है। हर टर्मिनल को रीड करना है इनपुट पे, स्टैक पर और पॉप कर देना है। अगर यहाँ पर आईडी लिखा होता तो हम लिखते आईडी कॉमा आईडी और लैम्डा। अगर यहाँ पर प्लस लिखा होता तो मैं लिखती प्लस प्लस लैम्डा। अगर यहाँ पर डिवाइड लिखा होता तो मैं लिखती डिवाइड डिवाइड लैम्डा। तो जितने भी टर्मिनल्स आपकी ग्रामर के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, उन तमाम टर्मिनल्स के लिए आप बेसिकली क्या करेंगे, इस तरह की प्रोडक्शन लिख देंगे। अब आपका ये पीडीएफ बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आखिरी इसको फाइनल स्टेट पर ले जाने के लिए आप क्या करें कि भाई मेक श्योर करें कि इनपुट पे से हम कुछ भी रीड नहीं कर रहे, लेकिन स्टैक खाली हो जाना चाहिए। स्टैक पहले भी खाली है, स्टैक बाद में भी खाली है, तो हम फाइनल स्टेट पर जा सकते हैं और फाइनल स्टेट पर हम किसी भी इनपुट को एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो इसको चेक करके देखते हैं कि वाकई हमने ये सही बनाई है पीडीए या नहीं बनाई है। सब क्लियर नहीं है क्लियर नहीं, पीडीए नो बनाने का मैम। प्रोसेस क्लियर नहीं है। मैम ये जो एजेस हमने पीडीए की एजेस रखनी है, ये इसके लूप पे रखनी है Q1 की सारी एजेस? जी
ट्रांजिशन तरीका जो है, ये बताऊंगा। एल्गोरिथम है। अब अगर आप मुझसे इसकी जस्टिफिकेशन पूछेंगे तो मैं इतनी राइट पर्सन नहीं हूँ आपको ये, लेकिन ये एल्गोरिथम किसी ने दिया है, और ये एल्गोरिथम ऐसा है कि जब भी आप इसको कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पर ट्राई करेंगे और आप ये पीडीए जो है उसके साथ बनाएंगे तो आप देख सकते हैं। अगर आप एक तो आपके लिए मेरे पास ये ऑप्शन है कि जो मैंने दूसरे सेक्शन में जो ये लेक्चर दिया है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है और एलएमएस पर भी अवेलेबल है। इसी ग्रामर में मैंने 2-3 एग्जांपल्स लिए, उन एग्जाम्पल को भी आप देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं ना मुझे क्लियर नहीं है तो मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ इसी को। ये तो एग्जाम्पल आपकी एक लेक्चर में कवर हो ही चुकी है, उससे आप रेफर कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेती हूँ जो कि हम बहुत अरसे से कवर करते हुए आ रहे हैं कि ई प्रोड्यूसेस मेरे पास क्या होता है। ई प्रोड्यूसेस, या ये मैं यहाँ वर्ड पर लिख लूँ तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, लेट सपोज कि मेरे पास ये एक ग्रामर है और मुझे इस ग्रामर का पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊं? ठीक है, ये मेरे पास एक ग्रामर है और अब मैं क्या चाह रही हूँ, मैं इस ग्रामर का पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना चाह रही हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे लेना पड़ेगा एक इनिशियल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट पे क्या हमारी एज है, इनिशियल स्टेट पे मुझे कुछ भी रीड नहीं करना, स्टैक पर भी कुछ भी रीड नहीं करना, और मुझे पुश क्या कर देना चाहिए, इनिशियल स्टेट, स्टार्ट स्टार्ट स्टेट। ई होगा मैम। ई को मैंने पुश कर दिया। चले यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसको कर रही हूँ रिमूव। अच्छा, एक और हम ले लेते हैं, ये हमारी है Q2 स्टेट। ठीक है, और इसके ऊपर मुझे चाहिए क्या, एक लूप। इस लूप के ऊपर मुझे बहुत सारी अभी ट्रांजिशंस लिखनी है, वो मैं बाद में लिखती हूँ। और सबसे आखिर में मुझे क्या चाहिए, मुझे मेक श्योर करना है कि मैं इनपुट में से कुछ भी रीड नहीं कर रही और मेरा स्टैक होना चाहिए खाली, और जाहिर है पहले खाली है तो फिर बाद में भी खाली होगा। और मुझे चले जाना चाहिए फाइनल स्टेट के ऊपर। ठीक है, ये आ गई मेरी फाइनल स्टेट। ठीक है, अच्छा अब इस सवाल रह गया कि इस एज के ऊपर मुझे क्या क्या लिखना है। तो अब इस एज के ऊपर सबसे पहले तो जो सबसे आसान वाला काम है वही करते हैं कि मैं लगाऊंगी एक लैम्डा अपनी तरफ से। ठीक है, या एप्सिलॉन लिखना ज्यादा आसान होता है यहाँ पर, लेकिन बहरहाल चलें, लैम्डा लिखा मैंने। और अब मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई, बल्कि मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा ना, इसको मैं करती हूँ रिमूव।
ठीक है, ये सारी जो प्रोडक्शन है किससे एसोसिएटेड है, ये इस वाली एज से एसोसिएटेड है, और मुझे अपनी तरफ से क्या काम करना है, लूप वाली एज पे होगी मैम ये, है ना? जी एग्जैक्टली। ठीक है, सिंपली मैंने ये कर दिया, और अब मुझे देखना पड़ेगा कि इसके अंदर एक्चुअली टर्मिनल्स कौन कौन से हैं। आईडी है कि मैम? ना ना, मैम प्लस और स्टेरिक एम भी है। प्लस। ठीक है, तो अब मैं इसके लिए क्या करूं, आपको याद हो तो मैंने क्या रूल बताया था, मैंने रूल ये बताया था कि ए को रीड करें, ए को ही स्टैक पर देखें और पॉप कर दें। तो मैं यहाँ पर यही करने की कोशिश करती हूँ, मैं कर रही हूँ कि मैं आईडी को रीड करूँ, स्टैक पर भी आईडी होना चाहिए और आईडी हो जाए पॉप। ठीक है, प्लस हो इनपुट पे भी, प्लस हो स्टैक पर भी, और प्लस हो जाए पॉप। मल्टीप्लाई हो इनपुट पर भी, मल्टीप्लाई हो स्टैक पर भी, और ये हो जाए पॉप। तो एक्चुअली एक पीडीए बन गया, जो पीडीए बिल्कुल किसके इक्विवेलेंट है, इस पूरी की पूरी सीएफजी के इक्विवेलेंट है। तो अब क्यों माने हम टेस्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, टेस्ट करते हैं हम इसको किस पर, आईडी प्लस आईडी। ठीक है, तो क्या इस ग्रामर से आईडी प्लस आईडी प्रोड्यूस हो सकता है, ये इनपुट वैलिड है, एक्सेप्ट होगा? यस मैम। ठीक है, अगर ये इनपुट इस सीएफजी से एक्सेप्ट हो रहा है तो फिर इसको यहाँ पर भी एक्सेप्ट होना चाहिए। ये मेरे पास स्टैक आ गया, स्टैक है खाली। तो हम शुरू में क्या कह रहे हैं कि इनपुट पे से कुछ भी रीड नहीं करना, मेरा इनपुट पॉइंटर खड़ा है इधर, मैंने कुछ भी रीड नहीं किया, स्टैक पर भी कुछ नहीं देखा, और स्टार्ट सिंबल को मैंने स्टैक पर पुश कर दिया, स्टेट नंबर 1 पर खड़ी हूँ। ठीक है, तो स्टेट नंबर 1 से 2 पर जाने की शर्त ये थी कि मैं स्टैक पर पुश कर दूं ई। जैसे ही मैंने स्टैक पर ई पुश किया है, तो अब मैं कौन सी स्टेट पर आ गई हूँ, मैं स्टेट नंबर 2 पर आ गई हूँ। अब 2 पर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं इनपुट पे कहाँ पे खड़ी हूँ, आईडी पे। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो ये है, तो मैं कौन सा मुझे इसमें से सेलेक्ट करना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट आईडी पर चली जाऊंगी तो ये सिलेक्ट करूंगी तो ठीक नहीं रहेगा, तो मैं कहती हूँ कि इनपुट से मुझे कुछ भी रीड नहीं करती, मैं ये वाली एज सेलेक्ट कर रही हूँ। इनपुट से कुछ भी रीड ना करूं, अभी मैंने आईडी भी रीड नहीं किया, और स्टैक पर पड़ा हो ई, तो ये मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल वैलिड है, ये वाली ट्रांजिशन में ले सकती हूँ। ये ट्रांजिशन मुझसे कह रही है कि इनपुट से कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है, और स्टैक पर ई पड़ा हो, तो आप क्या करें कि स्टैक के ऊपर पुश कर दें आईडी। अभी मैं 2 पर ही खड़ी हूँ और मैंने ये वाली स्टेट इस्तेमाल की थी। अब मेरे पास स्टैक के ऊपर पड़ा हुआ है आईडी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मेरे पास चॉइसेस बची नहीं है, अब सिर्फ एक ही चॉइस है मेरे पास जो मैं कर सकती हूँ, बताएं कौन सी। ये 3 6 के करीब मेरे पास ट्रांजिशन फंक्शंस हैं, लेकिन अब मैं कौन सी ट्रांजिशन ले सकती हूँ इनमें से। मैम ये प्लस प्लस वाली। नहीं बेटा, प्लस प्लस वाली नहीं, प्लस प्लस वाली इसलिए नहीं कि पहली बात ये है कि सबसे आसान चीज स्टैक पे प्लस होगा तो मैं ये कर सकती हूँ, स्टैक तो प्लस पड़ा ही नहीं है, यस मैम। तो फिर कौन सी लूं। मैम ये ई प्लस ई वाली। ई प्लस ई वाली मैं तब कर सकती थी कि जब इनपुट पर भी ई मौजूद हो, या मैं इनपुट पे कुछ ना देख रही हूँ, स्टैक पर ई प्लस ई पड़ा हो, ये भी नहीं कर सकती। ये करना है बेटा, इसको देखिए, इनपुट पर भी आईडी पड़ा है, स्टैक पर भी आईडी पड़ा है, ऐसा है कि नहीं। यस मैम। इनपुट पर भी आईडी पड़ा है, स्टैक पर भी आईडी पड़ा है, तो अब मैं ये वाली ट्रांजिशन ले रही हूँ, इनपुट से भी आईडी रीड कर लिया और स्टैक पर भी आईडी रीड कर लिया, तो आईडी को करना है पॉप। तो अब मैं आईडी को रीड कर चुकी, अगर मैं यहाँ से आईडी को रीड कर चुकी तो इसका मतलब है कि अब मैं किस पे खड़ी हूँ, प्लस पे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आईडी हो चुका है पॉप, अभी भी स्टेट नंबर 2 है।
अब मैं खड़ी हूं किस पर, प्लस पे, ठीक है। प्लस पे मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास इनपुट पे पड़ा है प्लस और स्टैक पे क्या पड़ा है, ई। अब लूंगी मैं ये वाली ई प्लस ई वाली, इनपुट पे बड़े पड़ा है प्लस, लेकिन मैं प्लस को रीड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, स्टैक पे पड़ा है ई। तो मैं अब स्टैक पर क्या पुश कर दूं, स्टैक पे पुश कर दूंगी ई प्लस ई, तो स्टैक पर आ जाएगा ई प्लस, ठीक है। ये ई से रिप्लेस हो गया, ई के ऊपर आ गया प्लस, फिर इसके ऊपर आ गया ई। अब मेरे पास स्टैक के टॉप पर क्या है, ई, और मैं खड़ी किस पे हूं, प्लस पे, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, स्टैक के टॉप पर है मेरे पास ई, क्या करूं, ई को रिप्लेस कर सकती हूँ आईडी से, Yes, ma'am. ठीक है। तो मैं इस ई को रिप्लेस कर देती हूँ किससे, ई को रिप्लेस कर देती हूँ आईडी से, ठीक है। अब ये पॉप हो जाएगा। अब ये स्टैक से पॉप हो जाएगा, ठीक है। मैं कुछ भी अच्छा, मजे की बात ये कि अभी तक मैंने प्लस को रीड नहीं किया है, क्योंकि अभी तक मैं कौन सी एजेस ले रही हूँ, अभी तक मैं वो सारी एजेस ले रही हूँ कि जिसमें मैंने प्लस को रीड नहीं किया है। सिर्फ आईडी को पॉप करते हुए मैंने कुछ रीड किया था, और उसके बाद जब तक मैं चाहे ई को ई प्लस ई से रिप्लेस करूं तो भी मैंने प्लस रीड नहीं किया है, ठीक है। जब मैंने ई को रिप्लेस किया था ई प्लस ई से, तो भी मैंने रीड नहीं किया था प्लस को, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेमडा इनपुट से कुछ रीड नहीं करना। और जब मैंने ई को रिप्लेस किया आईडी से, तो अभी भी मैंने कुछ रीड नहीं किया है, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि इनपुट को इग्नोर करना है, तो अभी तक मैं इग्नोर कर रही हूँ इनपुट को। अब इस वक्त मैं ऐसी सिचुएशन पे मौजूद हूँ कि मेरा इनपुट पॉइंटर कहाँ है, मेरा इनपुट पॉइंटर है आईडी पर, और स्टैक के टॉप पर भी आईडी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि अब मुझे इनपुट को रीड कर लेना पड़ेगा, इनपुट को रीड कर लूंगी तो जाहिर है कि आईडी यहाँ से मैं रीड कर चुकी, ये आईडी मैं यहाँ से रीड कर चुकी, और स्टैक से भी आईडी रिमूव हो चुका, क्योंकि मेरे पास है ये वाली एज, ठीक है। अब मेरे पास इनपुट पर क्या मौजूद है, अब मेरे पास इनपुट पर मौजूद है प्लस, मैं प्लस को रीड कर सकती हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, या इग्नोर कर सकती हूँ, ठीक है। तो इग्नोर करना अच्छा ऑप्शन है या रीड कर लेना अच्छा ऑप्शन है इस वक्त, रीड करके पॉप कर दे। बिल्कुल सही, रीड करना बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसके एग्जैक्टली इससे रिलेटेड हमारे पास एक एज मौजूद है। हम कह रहे हैं कि प्लस अगर इनपुट पे भी हो और स्टैक पर भी हो तो हम उस प्लस को पॉप कर सकते हैं। तो मैंने रीड कर लिया प्लस को भी, और मैंने पॉप कर दिया प्लस को। तो अब मेरे पास इनपुट पर आईडी मौजूद है और स्टैक के टॉप पर ई मौजूद है। तो अब सवाल ये कि मेरे पास अच्छा ऑप्शन क्या है, आईडी को रीड कर लेना। अब आईडी को रीड करके फिर वो अपना, अब आईडी को रीड करना अच्छा ऑप्शन नहीं, क्योंकि अगर मैं आईडी को नहीं रीड नहीं करना, आईडी को Replace पॉप करेंगे। कर आईडी को रिप्लेस करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, ID आईडी से। आईडी को रीड अभी नहीं करना है, क्योंकि अगर आईडी को रीड कर लूंगी तो स्टैक पर आईडी चाहिए, तो अभी भी मैंने आईडी को रीड नहीं किया है, ठीक है। रीड नहीं कर रही हूँ मैं आईडी को। अब मैं क्या कर रही हूँ, इग्नोर करके मैं कोई भी इन तीनों में से एक लेकर आ सकती हूँ प्रोडक्शन। या तो ये ला सकती थी, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा, या ये ला सकती थी, ये भी गलत हो जाएगा, तो ये वाली प्रोडक्शन यूज करते हैं, ठीक है। इसको यूज करने का तरीका क्या होगा कि इनपुट से कुछ भी रीड करने की जरूरत नहीं है, और ई को रिप्लेस कर दो बेसिकली किससे, आईडी से। तो अभी भी मैं स्टेट नंबर 2 पर ही खड़ी हूं, और मैंने ई को रिप्लेस कर दिया है आईडी से, ठीक है। अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, या तो मैं इस आईडी को इग्नोर करती रहूं,
जो इनपुट पे पड़ा है, या मैं इसको रीड कर लूँ। इस वक्त रीड करना एक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि मेरे पास ऐसी ट्रांजिशन मौजूद है कि जब इनपुट पर भी आईडी पड़ा हो और स्टैक पर भी आईडी पड़ा हो तो मैं उसको पॉप कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ से इसको रीड कर लिया, बेसिकली आईडी को भी, मेरा इनपुट हो गया खत्म और मैंने आईडी को यहाँ से कर दिया पॉप। तो अब मेरे पास स्टैक है एम्प्टी। तो अब मेरे पास, इस तरीके से अब मैं एक बेटा इसको कंक्लूड कर लूं। तो अब ये इस वक्त इस सिचुएशन पे आ गए, ऐसी सिचुएशन के जहां इनपुट खत्म हो चुका है और स्टैक खाली हो चुका है। तो मेरे पास एक आखिरी एज है, वो आखिरी एज ये कह रही है कि आप इनपुट पे कुछ पड़ा हो या ना पड़ा हो, आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं इनपुट को, लेकिन मेक श्योर करें कि स्टैक खाली हो। तो अगर स्टैक खाली हो चुका है तो आप फाइनल स्टेट पर मूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो इनपुट था जो हमने दिया वो एक्चुअली एक्सेप्ट हो गया। जी बेटा आप क्वेश्चन पूछें। यस मैम क्लियर है। क्लियर हो गया? अभी क्वेश्चन था ना आपको? नो मैम क्लियर है। क्लियर हो गया ना? अच्छा, तो अब बात Yes, ma'am. आते हैं वापस इस पे आ जाते हैं। ये जो ग्रामर अभी अभी हमने देखी है, तो ऑलरेडी यूट्यूब पर लेक्चर अवेलेबल है। इसी ग्रामर के हमने 2-3 स्ट्रिंग लिए थे। सबसे पहले हमने इसको टी एक्सेप्ट करा कर देखा, ए एक्सेप्ट करा कर देखा, एक रिजेक्शन की भी एग्जांपल दी। तो हमने ये सारी एग्जांपल्स की हैं। आप जो पास लेक्चर्स हैं उनको थोड़ा सा खुद भी गो थ्रू कीजिएगा और देखिएगा कि हमने इसको किस तरह से ट्रिवर्स करके देखा और ये देखा है कि कौन से इनपुट्स इसमें एक्सेप्ट हो रहे हैं, कौन से रिजेक्ट हो रहे हैं और वाकई क्या आया ये ग्रामर और ये पीडीए इक्वल है या नहीं। जो स्ट्रिंग्स इसमें एक्सेप्ट हो रहे हैं वो इस पीडीए में एक्सेप्ट हो रहे हैं या नहीं, और जो स्ट्रिंग इसमें रिजेक्ट हो रहे हैं क्या वो वाकई इस पीडीए में भी रिजेक्ट हो रहे हैं या नहीं। तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये दोनों बिल्कुल इक्वलेंट बन गई है। और इसका एल्गोरिथम बिल्कुल सिंपल है कि आपको 3 स्टेट्स बनानी होंगी। पहली स्टेट हमेशा ऐसी होगी, आखिरी स्टेट भी हमेशा ऐसी होगी, बीच में एक लूप होगा और उस लूप के ऊपर इस तरह से ये एजेस आ जाएंगी सारी। ठीक है? यस मैम क्लियर है। ठीक है, तो अब इस सारी बात से ये जो आज की अभी हमने डिस्कशन की, इसका सबसे पहला फ्रूटफुल जो हमारे पास कंक्लूजन निकला वो ये कि अब हम कह सकते हैं बहुत डेप्थ से अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हम पीडीए को इन डेप्थ अंडरस्टैंड कर चुके हैं, सीएफजी को इन डेप्थ अंडरस्टैंड कर चुके हैं। हमें सीएफजी किस तरह काम करती है ये भी पता है और हमें पीडीए किस तरह काम करता है ये भी पता है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि मैं आपको कभी भी एग्जाम के अंदर, टेस्ट के अंदर कोई ग्रामर दे दूं और मैं आपसे कहूं कि इस ग्रामर का पीडीए डिजाइन करो, तो आप उस ग्रामर का मुझे पीडीए डिजाइन करके दे सकते हैं। ये भी हमारा एक बहुत फ्रूटफुल जो है वो इसका डिस्कशन का नतीजा निकला है। लेकिन इसका जो दूसरा एक और इनडायरेक्ट इन्फ्रेंस है वो ये है कि अब अगर हमारे पास कोई पीडीए हो तो उस पीडीए को भी हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन पीडीए का थोड़ा मसला है कि पीडीए बहुत ह्यूज वैरायटी की हो सकती है। पीडीए बनाने का सबका अलग अलग तरीका होता है। तो अगर आपका पीडीए इस तरह का होगा, मैं नहीं कह सकती आपसे और मैं मेक श्योर नहीं कर सकती कि मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है कि आपके सामने कोई भी पीडीए आ जाए आप उसका सीएफजी बना लेंगे, नहीं। लेकिन पीडीएस के अंदर कुछ पर्टिकुलर पीडीएस जिनके अंदर 3 स्टेट्स होंगी, पहली स्टेट ऐसी होगी, आखिरी स्टेट ऐसी होगी और उसके ऊपर एक लूप होगा, ऐसे तमाम पीडीएस का आप सीएफजी बना सकेंगे। लेकिन जाहिर है कि पीडीएस हमारे पास बहुत सारी तरह के होते हैं। जहां पर हमने डिस्कशन शुरू की थी ये भी एक पीडीए था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा एक्चुअली, कि हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन जाहिर है कि उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि इस Q1 को, ये Q2, Q3, Q4 और Q6 इन सारी इंटरमीडिएट स्टेट्स को एक पर्टिकुलर स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और तब कहीं जाकर आप ऐसा पीडीए बना पाएंगे। अदरवाइज आपके पास अगर कॉम्प्लेक्स पीडीए हो तो फिर आप उसका सीएफजी शायद अभी नहीं बना सकते। इंटरनेट पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, मगर मैं इस कोर्स के स्कोप में नहीं रख रही कि आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स पुश डाउन ऑटोमेटा हो आप उसका सीएफजी बना पाए। लेकिन हाँ, मैं इस कोर्स के स्कोप में रख रही हूँ कि आपके पास कोई भी सीएफजी हो तो एटलीस्ट आप उसका पीडीए बना सकें। ठीक है, और इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं और हमें अंदाजा हो गया है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में इक्वलेंस है आपकी सीएफजी की और पीडीए की भी। जो पीडीए होता है उसकी इक्वलेंट सीएफजी जरूर एग्जिस्ट करती है और जो सीएफजी होता है उसका इक्वलेंट पीडीए जरूर एग्जिस्ट करता है। कोई क्वेश्चन है बेटा? अब चले, हमारे पास टाइम बच गया है। मुझे लग रहा था कि हमारे पास टाइम नहीं बचेगा, क्वेश्चंस आते रहेंगे। हमारे पास थोड़ा सा टाइम बच गया है तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी की, कि लेट सपोज मेरे पास यही सीएफजी है और यही पीडीए है, तो ये करेक्ट है या नहीं।
इसको हम एक दो एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। मायो बेटा अपने माइक्स म्यूट करें। बेटी खाने सुन फोन करे। ठीक है, लेट सपोज कि ये पीडी है और अब हम इस पीडीए को चेक करना चाहते हैं उन इनपुट्स पे। सबसे पहले मुझे एक इनपुट बताएं कोई भी जो कि ये ग्रामर पार्स कर सकती हो। ये सीएफजी क्या एक्सेप्ट कर सकती है? एक स्ट्रिंग बताएं जल्दी से जो इसमें एक्सेप्ट हो जाए। ए डबल बी ए डबल बी ए बी ए बी ए यस मैम। बी ए बी तो ठीक है, और ए बी ये कैसे यस पता? मैम। कैसे मैम कैसे? टी की जगह टी ए आ जाएगा और टी की जगह फिर लेमडा आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, सही हो गया। तो ए बी एक ऐसा स्ट्रिंग है जो कि इसमें एक्सेप्ट होगा। अब हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि क्या ये ग्रामर भी एक्सेप्ट करती है, पीडीए भी एक्सेप्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हम इनपुट पर कुछ रीड करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। तो सबसे पहले हम इनपुट पर कुछ भी रीड नहीं करना चाह रहे। एक स्टैक ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, और स्टैक है मेरे पास खाली, स्टैक के ऊपर है डॉलर। ठीक है, अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं इस ए को रीड कर लूं या मैं इस ए को इग्नोर करूं। तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन मेरे पास इस वक्त यही है कि ज़ाहिर है मैं कुछ भी रीड ना करूं, स्टैक भी खाली हो, और मैं पुश कर दूं अपना स्टार्ट सिंबल स्टैक के ऊपर। तो मैं अब Q1 स्टेट पर आ गई हूँ, इस स्टेट पर पहुंच चुकी हूँ, और मेरे स्टैक पर क्या पड़ा हुआ है? एस। अगेन अब मेरे पास कुछ ऑप्शन हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन ये कि मैं ए को रीड कर लूं। अगर ए को रीड करना चाहती हूँ तो मेरे पास स्टैक पर ए होना चाहिए। तो मेरे पास बेटर ऑप्शन ये है कि मैं ए को इग्नोर कर लूं। ए को इग्नोर करूं तो कौन सी मुझे ट्रांजिशन लेनी चाहिए? स्टैक पर एस पड़ा है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन मजे की बात ये कि अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगी तो कभी भी ये इनपुट एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। तो मैं इसको इग्नोर करती हूँ, नहीं ये नहीं ले रहे, हम ले रहे फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन ये कह रहा है कि इनपुट पे से कुछ भी एक्सेप्ट ना करें, इनपुट पे कुछ भी रीड ना करें, स्टैक पर एस पड़ा हो तो एस को रिप्लेस कर दें किससे? ASTB से। तो ये करके देखते हैं। ठीक है, स्टैक पर डालते हैं ASTB, कैसे आएगा? सबसे पहले A, फिर S, फिर T, और फिर B। मैम ऐसे कभी आप रिप्लेस करती हैं, कभी आप उसके ऊपर पुश कर देती हैं? यही करना है ना बेटा? नहीं, अभी तो आपने रिप्लेस किया है ना मैम, पहले अब आपने एक बार ऐसे उसके ऊपर पुश कर दिया था। नहीं, वो जब ई वाला था ना बेटा, वो इसलिए मैंने फायदा उठा लिया। जब मैं लेट सपोज कि ई को रिप्लेस करना है E+E से, ऐसा है था। ये आप ये सिचुएशन याद कर रहे हैं कि जब स्टैक पर बना हुआ था, मैंने थोड़ा जी सा, मैम। असल में मुझे क्या करना पड़ता, आपको थोड़ी मेहनत बचाई मैंने, इसके वजह से आपका कॉन्सेप्ट खराब कर दिया मैंने। देखें मुझे करना क्या था, उस वक्त भी मैंने रिप्लेस ही किया था, लेकिन उस वक्त मैं रिप्लेस करती, यहाँ से मैं इरेजर से ई इरेज करती, और इरेज करने के बाद मैं ई दोबारा लिखती, क्योंकि मैं E+E को रिप्लेस कर रही हूँ ना, तो फिर दोबारा ई लिखती, सही है मैम, समझ गए। फिर प्लस लिखती। तो मैंने क्या किया कि मैंने उस ई को ही इस्तेमाल कर लिया, रीयूज कर लिया। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर भी रिप्लेस ही किया था, और अभी मैं दोबारा रिप्लेस ही कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, तो अब रिप्लेस हो गया। अब मेरे पास क्या मौजूद है? मेरे पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद है? मैम बी वाला है, बी लेमडा पॉप कर लेगा मैम। बी, लेकिन नहीं, बी को ये पॉप नहीं कर सकता। मैंने एक्चुअली स्टैक के अंदर उल्टा पुश कर दिया है, क्योंकि ये नहीं हो सकता। ए और बी एक साथ नहीं है, इनपुट पर ए हो और स्टैक पर बी हो, नहीं नहीं है, मैंने थोड़ा डायरेक्शन गलत हो गई है। इसको दूसरी डायरेक्शन में हम पुश करेंगे स्टैक में। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में जाता है स्टैक के ऊपर। हाँ, मेरी गलती है कि सबसे पहले बी जाएगा,
लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो टी आएगा, बी आएगा, फिर टी आएगा, फिर एस आएगा और फिर ए आएगा। अब ये हो सकता है, उस वक्त नहीं हो सकता था क्योंकि इनपुट पर ए मौजूद है और स्टैक पर बी मौजूद है, ऐसी मेरे पास सही कोई बात है। एज मौजूद नहीं है। तो अब ये काम हो सकता है कि इनपुट पर भी ए मौजूद है, स्टैक पर भी ए मौजूद है, तो मैं इस ए को पॉप कर ए दूं वाला और पॉप हो जाएगा। इस ए को मैं रीड कर दूं। ठीक है, ये मैंने कर दिया। तो अब इनपुट पे पड़ा है बी और स्टैक के टॉप पर पड़ा है एस। ठीक है, तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं बी को रीड कर लूं या मैं बी को इग्नोर कर दूं। क्या करना चाहिए मुझे? मैम एस वाली ट्रांजिशन नहीं आ जाएगी, लेमडा एस? लेमडा एस वाली आ जाएगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं ये वाली ट्रांजिशन ले रही हूँ कि मैं इनपुट से कुछ रीड नहीं कर रही, इनपुट से Yes, कुछ रीड नहीं कर रही, और मैं क्या कर रही B हूँ को कि push एस कर को रही। रिप्लेस कर रही हूँ, एस B को के साथ। रिप्लेस कर रही हूँ किसके साथ? पी के ठीक है साथ। सर। ठीक है, तो अब स्टैक पे क्या पड़ा है? बी टी बी। यस अब मेरे पास ये एज मौजूद है। ठीक है, बी ही इनपुट पर मौजूद हो और बी ही स्टैक के टॉप पर हो, तो वाकई ऐसा है। मैंने इस बी को रीड कर लिया और इस बी को मैंने कर दिया पॉप। ठीक है, अब मेरे पास इनपुट पे पड़ा है ए और स्टैक के टॉप पर टी, तो मुझे क्या करना चाहिए? टी रिप्लेस करना मैम, टी को रिप्लेस लैम्डा ए। करना, टी ए से रिप्लेस कर देना चाहिए। थोड़ा सा रिमूव कर लूं, ज्यादा ही कचरा हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं कि कुछ भी रीड ना करूं, टी को रिप्लेस कर दूं टी ए से। ठीक है, तो टी ए से टी को रिप्लेस करूंगी तो क्या होगा? ए टी आ जाएगा मैम। पहले ए आ जाएगा, देन ऊपर टी आ जाएगा। अब ये भी मैंने इनपुट से कुछ रीड नहीं किया है। अब मैं क्या करूं? ये वाली ट्रांजिशन को इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है, मैं कह रही हूँ इनपुट से कुछ भी रीड ना करें और टी को रिप्लेस कर दें नल से, तो इसका मतलब है कि टी हो गया खत्म। अब मैं ए को रीड करती हूँ। ठीक है, ए को रीड करें और ए को ही स्टैक पर देखें और पॉप कर दें, तो ये वाली ट्रांजिशन है मेरे पास। ए को रीड किया, ए को ही स्टैक से पॉप किया। ठीक, और उसके बाद मेरे पास बी आ गया इनपुट में बी को रीड कर लूं और स्टैक से पॉप कर दूं, तो मेरा स्टैक हो गया एम्प्टी। तो हम ये कह रहे हैं कि अब इनपुट पे जो भी पड़ा हो, लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी हो जाए तो हम Q2 पर आ सकते हैं। इनपुट हो गया एक्सेप्ट। ठीक है, एक आखिरी जाते जाते जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। जो इनपुट इसमें एक्सेप्ट नहीं होगा, इस पर एक इनपुट जो एक्सेप्ट नहीं होगा वो है ए, बी और ए। ठीक है, ए बी ए एक ऐसा इनपुट है कि जो इसमें एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। तो देखें कि वाकई ये हमारा पीडीए भी काम इसी तरह कर रहा है कि वो ए बी ए को रिजेक्ट करे। तो देखते हैं कि कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहले क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट सिंबल को पुश कर रहे हैं कुछ भी रीड किए बगैर। तो मैंने सबसे पहले क्या किया? एस को पुश कर दिया। देन अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? ए है मेरे पास इनपुट पे, तो मैं एस को किससे रिप्लेस कर सकती हूँ? एस को रिप्लेस कर सकती हूँ पहला ट्रांजिशन फंक्शन मैंने उठा लिया। यस टी ए ठीक है, मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ बी टी टी एस ए। एस और ए। तो इसका रिप्लेस करने का मुझे ये फायदा हुआ कि अब मैं इस ए को रीड कर सकती हूँ और स्टैक से पॉप कर सकती हूँ। अब मेरे स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ है एस और इनपुट पे मौजूद है बी। तो मैं क्या करूं? इस एस को रिप्लेस कर सकती हूँ बी से, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराना है। तो मैं इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेती हूँ बी से, और जैसे ही मैं इसको बी से रिप्लेस कर लूंगी तो अब मेरे पास डेफिनेटली ये एज मौजूद है। मैं बी को रीड कर सकती हूँ और बी को पॉप कर सकती हूँ। अब मेरे पास स्टैक के टॉप पर क्या पड़ा है? टी। ठीक है, और मुझे इनपुट एक्सेप्ट कराना है। तो टी से मैं क्या प्रोड्यूस करवाऊं? टी से मैं प्रोड्यूस करवा सकती हूँ या तो लेमडा या टी ए। तो लेट सपोज के मैं क्योंकि एक्सेप्ट कराना चाह रही हूँ तो एक ट्राई कर लेते हैं। एक ट्राई के जरिए मैं लेमडा करूंगी तो जाहिर है मुझे यहीं से नजर आ रहा है कि एक्सेप्ट नहीं होगा। एक ट्राई कर लेते हैं कि मैं टी ए को रिप्लेस करके देख लेती हूँ। मैंने टी ए को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इस वाली एज की वजह से। अब मैंने क्या किया कि इनपुट को रीड नहीं करती और इनपुट को रीड किए बगैर मैं टी
इसको लैम्डा से प्रोड्यूस कर देती हूँ, इस वाली एच की वजह से मैंने टी को पॉप कर दिया। इसका मुझे फायदा ये हुआ कि अब मेरे इनपुट पर भी ए है और मेरे स्टैक पर भी ए है, तो इस ए को रीड कर सकती हूँ और स्टैक से इनपुट को पॉप कर सकती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास स्टैक के टॉप पर बी मौजूद है। इस बी को पॉप करने का मेरे पास एक ही तरीका है कि मेरे पास इनपुट पर बी होना चाहिए। मेरा इनपुट हो गया खत्म और स्टैक पर बी मौजूद है, तो मैं कभी भी फाइनल स्टेट पर पहुंच नहीं पाऊंगी। तो ये एक ऐसा स्ट्रिंग है कि जो ये ग्रामर एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो क्योंकि ग्रामर रिजेक्ट कर रही है इसलिए पीडीए ने भी रिजेक्ट किया। ठीक है, तो आई होप के ये आज की डिस्कशन कुछ फ्रूटफुल साबित हुई है। आज की क्लास के बाद मैं आपसे कह सकती हूँ कि भाई हमने पीडीए को कवर कर लिया है अच्छे तरीके से, सीएफजी को कवर कर लिया है और इनकी इक्विवेलेंस को भी अंडरस्टैंड कर लिया। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? ठीक है, होपफुली अब हमारी मुलाकात इंशाल्लाह ईद के बाद होगी, तो हम क्या करेंगे फिर ईद के बाद ट्यूरिंग मशीन का स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह मैम। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज हो जो आपको डिस्कस करनी हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें तो इसके साथ हम कंक्लूड करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। एडवांस Thank आप you, ma'am. सबको ईद मुबारक। स्टे खैर सेफ, मुबारक मैम। अल्लाह हाफिज। आपको भी मैम। आपको भी मैम। खैर मुबारक मैम। खैर मुबारक। अल्लाह हाफिज मैम।